नमस्कार। आशा है ठीक होंगे आप लोग और तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलनी भी चाहिए। ऊर्जावान लोग हैं, युवा लोग हैं, देश संभालना है आपको, अधिकारी बनना है, मेहनत करिए। देख पा रहे हैं अमृत बैच। अमृत बैच के अंदर अमृत पॉलिटी। अमृत पॉलिटी का मतलब कि इसके बाहर कुछ आना नहीं है, बस ये आपको ठीक से याद हो जाए। पहला ही लेक्चर है, पहले लेक्चर का कोड आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। कोड आपका जो लगा हुआ है वो साफ साफ आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका कोड है लेक्चर 1/14, यानी कि क्लियर है कि सर पॉलिटी की कुल कितनी क्लास होगी, तो सर 14 क्लास होगी। सर आपने तो पहले भी बता दिया है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। मॉड्यूल तीसरा है पॉलिटी, 8 भागों में पॉलिटी तीसरा है, ज्योग्राफी दूसरा है। ज्योग्राफी शुरू होगी मार्च में आपकी, हिस्ट्री और पॉलिटी चलेगी। इंडियन पॉलिटी में जो पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, पहला लेक्चर, वो बात करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है इसके बारे में। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। टेक्निक काम करेगी, स्पेशल फैक्ट शीट मेथड, इतना शानदार फैक्ट शीट लगाया जाएगा आपको क्रोनोलॉजी के लिए, टाइमलाइन के लिए। कहीं भटकना नहीं है आपको, बस याद करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, समझाने पर फोकस होगा, उसे समझिएगा। कंटेंट हमने स्लाइड्स में इसलिए डाल रखे हैं कि जब आपको मैं पीडीएफ दूं तो आपको समस्या ना हो। नहीं तो मैं पूरी बातें आपको समझा सकता हूं सीधे सीधे, बट आप कितना लिखोगे मेरे बोलने से, सुनोगे या लिखोगे? इसलिए दोनों ही करना पड़ेगा। कुछ समझते रहिएगा, कुछ आपको लगे लिखते रहिएगा। जो स्लाइड्स पे लिखा है वो नहीं लिखना है, वो ऑलरेडी आपको ई बुक के फॉर्म में मिलता रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात आपको बताते हैं, क्या संविधान है क्या, एक लाइन में लिखे हैं। तो एक किताब है जो लिखा गया है, बिना लिखे भी चल सकती है दुनिया, ऐसा जरूरी नहीं कि लिखने से ही चले। जैसे कि मान लीजिए हम आपसे कहें कि किसी को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलनी चाहिए, नेचुरल जस्टिस है भाई। ईश्वर भी कहता है कि सजा 2 बार नहीं मिलनी चाहिए। इसी बात को लिख दिया तो लिखित संविधान है, वैसे ही मान लिया तो मौखिक संविधान है। कहते हैं एक सभा तय करे कि शासन कैसे चलेगा, ऐसे ही बुला लिया, चलो भाई चलो सभा होने जा रही, चलो सभा होने जा रही, सभा ने बढ़िया निर्णय ले लिया, संविधान है वही समझ लो आप। लेकिन जब जमाना बदला तो दुनिया के तमाम देशों ने लिखित संविधान अपनाना शुरू किया, ताकि जो लिख दिया गया है वही पढ़ा जाएगा, वही मान्य होगा। भारत उनमें से एक है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पढ़ाएंगे आप लोगों को आगे पूरा, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि सर किसने लिखा, तो अरे तो ये सब तो पूरा आगे आज ही लेक्चर में पढ़ा रहे हैं, अकेले एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। कोई पूछा आपसे किसने लिखा, आप कहेंगे सर हम तो जान ही रहे हैं बी आर अम्बेडकर ने लिखा। अकेले थोड़ी लिखती है, ना ही आप कहेंगे 7 लोगों ने मिलकर लिख दिया। पूरा संविधान हम भारत के लोगों ने लिखा है। आज से जवाब आप यही देंगे कि हम भारत के लोगों ने लिखा है। लेकिन परीक्षा में पूछ दे कि ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन कौन था, तो ये मत कहेगा कि हम भारत के लोग थे। कौन था? बी आर अम्बेडकर थे। तो टेक्निकल क्वेश्चंस को समझते हुए, उसकी भाषा को समझते हुए, प्रवृत्ति को समझते हुए आगे बढ़ना है, बिना किसी तनाव के। हिंदुस्तान में यदि आप इतिहास देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के और आज तक का इतिहास देखोगे तो जिसको जब मन कर किया विदेशी आक्रमण हुए, आए, लूटे, लूट के लेके चले गए। दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई, मुगल आए, मुगलों के बाद अंग्रेज आए, लेकिन जो संविधान आपको दिखाई दे रहा है, इस संविधान के विकसित करने में इसे सबसे बड़ा जो रोल है वो किसका रहा है? अंग्रेजों का रहा है। इसीलिए हम लोग जो शुरू करेंगे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद से करेंगे। इसके समानांतर एक बात और है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, भाषा को लेकर के आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। कुछ विषय ऐसे हैं जो हिंदी में बहुत अच्छा समझ में आते हैं और कुछ अच्छे हैं तो जो इंग्लिश में अच्छे समझ आते हैं, लेकिन हम अप्रोच करते हैं कि दोनों को मिक्स करके आपके सामने रखा जाए। इसीलिए डोंट वरी फॉर लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्पेशली फॉर प्रीलिम्स यू मस्ट नॉट बी वरीड, क्योंकि प्रीलिम्स में तो दोनों ही भाषाएं लिख करके एक साथ आती हैं आपके पेपर के ऊपर, जो आप चाहो वो पढ़ लो। मेंस की तैयारी जब आपकी कराएंगे 15 मई से, तो निश्चित रूप से वहां पर आपको एकदम बढ़िया से सेपरेट कर देंगे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं। देखो, शुरुआत करेंगे 1600 से, लेकिन आपको मैं एक बात पहले कंफर्म कर दे रहा हूं कि यदि आपके दिमाग में यह बात आता है कि अंग्रेजों का शासन, यदि आपके दिमाग में आता है अंग्रेजों का शासन, तो आपको यहां पर फोकस करना पड़ेगा। कहां पर फोकस करना पड़ेगा भाई? यहां पर फोकस करना पड़ेगा। क्या फोकस करना पड़ेगा? कि सर जब कोई कहेगा कि अंग्रेजी सरकार, तो अंग्रेजी सरकार हिंदुस्तान में 2 हिस्से में काम करेगी। पहला हिस्सा वो होगा जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिलेगा और ये अपना शासन स्थापित करेंगे, तो इसे हम कहेंगे कंपनी रूल, कंपनी का शासन। कंपनी का शासन, द कंपनी रूल। द कंपनी रूल का मतलब है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है भारत में। और जब कहेंगे कि क्राउन रूल, क्राउन रूल का मतलब ब्रिटेन की सरकार भारत पर शासन कर रही है, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कानून बन रहे हैं। समझने का प्रयास करेगा, ये कब आएगा? 1858 ईस्वी, यानी कि 1858 एडी से पहले का जो शासन है, ये कंपनी का शासन कहलाएगा।
और साथ में 1858 के बाद का जो शासन है ये क्राउन का शासन कहलाएगा, ब्रिटिश सम्राट का शासन कहलाएगा। इसलिए दोनों पहलू अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही अंग्रेज थे, तो इसीलिए हम पूरा मिला करके अंग्रेजी शासन कहेंगे। ठीक है, हम आते हैं कि कैसे शुरुआत होती है, लेकिन उससे पहले देखिए यहां पर आप सब लोग जानते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है व्यापार करने। क्या करने आती है? व्यापार करने। कब आती है भाई? 1600 ईस्वी में आती है। इस समय अकबर रूल कर रहा होता है हिंदुस्तान पर। औकात नहीं थी किसी की अकबर की आर्मी के सामने कोई फ्रंट फेस कर लेगा। समझ रहे हैं आप? तो ऑब्वियस सी बात है कि अकबर के पास एक ग्रेट आर्मी थी। व्यापार करने के उद्देश्य से ये लोग आए। इसके बाद व्यापार करते 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 एक वक्त आएगा साथियों, जब इन्हें लगने लगेगा कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में कमजोरियां क्या है कि एक राजा दूसरे राजा से लड़ना चाहता है, उसको लड़वाओ और अपने फायदे की बात मनवा लो। ठीक है, मैं उस पर आ रहा हूं, बताता हूं आपको क्या होगा। कंपनी आगे बढ़ेगी, कंपनी चार्टर एक्ट के माध्यम से आगे बढ़ेगी। 1600 में चार्टर एक्ट आएगा, 1726 में आएगा। इसके बाद स्थितियां थोड़ी बदलेंगी। क्या होगा मैं आपको जल्दी से क्विक एंड फास्ट बता दूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी आपको समझाना और फैक्ट भी देना है, तो टेंशन मत लेना। और जो इस पर लिखा है इसको पढ़ने की कोशिश मत करिए। जिस पर मैं मार्क करूं वो और जो मैं बोलूं वो, बस इतने से आपको मतलब होना चाहिए। वक्त ये आएगा साथियों कि हिंदुस्तान में क्योंकि उत्तर भारत में मुगल इतने मजबूत होंगे कि उनके सामने ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ये अपने आप को साउथ इंडिया में एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर समंदर का किनारा इनको शासन करने में, ट्रेड स्टैब्लिश करने में मजबूती दे रहा है। और शुरुआत होगी कर्नाटक रीजन से। कर्नाटक रीजन में आपको इतिहास पढ़ाते समय मैं बताऊंगा कि कैसे ब्रिटिश स्टैब्लिशमेंट हो रहा है, लेकिन जो मुद्दा है वो समझिएगा जरा कि कैसे रेगुलेटिंग एक्ट कैसे आ जा रहा है। ऐसा क्या हो गया कि अंग्रेजों को मौका मिल गया बंगाल में शासन करने का। क्विक एंड फास्ट। 1760 में क्या हुआ? देखिए, साउथ इंडिया में अंग्रेजों के असली दुश्मन फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसियों को 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, और इस वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने हरा दिया तमिलनाडु वाले रीजन में। यानी कि 1760 आते आते कर्नाटक इनके पास आ चुका था। लेकिन इससे पहले यहां पर एक बड़ा गेम हुआ था बंगाल के अंदर। रॉबर्ट क्लाइव ने षड्यंत्र करके 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को मार करके बंगाल में अंग्रेजों को किंग मेकर की भूमिका में लाके खड़ा कर दिया। किंग मेकर की भूमिका का मतलब हुआ आप राजा हैं नहीं, आप राजा बनाते हैं। आप समझ सकते हैं कि आप राजा बनाते हैं तो आपके पास पावर का एहसास कितना होगा। राजा होकर के उतना नहीं होगा जितना राजा बनाने वाले को होगा। समझ रहे हैं? तो अंग्रेज किंग मेकर बन गए। कहां पर? बंगाल में। कैसे? 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी। इससे भी बड़ी बात यह समझनी थी कि वक्त था 22 अक्टूबर 1764 का, और जगह थी बक्सर। बक्सर का युद्ध हुआ। बंगाल, बिहार, माफ करिएगा, बंगाल, इधर अवध और दिल्ली, तीनों जगहों की संयुक्त सेनाएं मिलकर के लड़ी। यानी कि शाह आलम सेकेंड यहां पर बादशाह था, शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, और यहाँ मीर कासिम की अपनी सेना, तीनों ने मिलकर के लड़ाई किया और बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत गए और ये ज्वाइंट आर्मी हार गई। अब क्या पूछना था? अब अंग्रेजों को पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं थी। रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम के साथ 1765 में क्या किया? इलाहाबाद की संधि की, और इसी इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेजों को 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। टैक्स कलेक्शन पावर मिल गया। दीवानी का मतलब था टैक्स कलेक्शन पावर। अब क्या? जब पैसा आना शुरू हो गया तो पावर तो बढ़ेगी ना, क्योंकि पैसा आएगा तो आर्मी रखोगे तो आगे और लूटते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे। तो पैसा इंपॉर्टेंट था, आना शुरू हो गया। 1765 में बंगाल में डुअल गवर्नमेंट की स्थापना हुई, द्वैत शासन की, एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ बंगाल का नवाब। लेकिन जब वारेन हेस्टिंग आया 1772 में, उसने कहा कि डुअल गवर्नमेंट को हम समाप्त कर रहे हैं और अब बंगाल चलेगा रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। ठीक है, पहले मैं आपको टाइमलाइन समझाऊंगा और फिर एक एक एक्ट के फीचर्स पर बात करेंगे, उसकी पूरी कहानी पर बात करेंगे। क्लास लगभग 1.5 घंटे हो सकती है, टेंशन मत लीजिएगा। एक बार में ना पूरा देख पाइएगा, आधा देख करके रोक दीजिएगा, घटना चक्र से जाके प्रैक्टिस करिएगा, फिर देखिएगा, फिर प्रैक्टिस करिएगा। लुसेंट, घटना चक्र, क्लास लेक्चर, क्लास नोट्स, बस क्वालिफाई प्रीलिम्स। बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो नहीं होगा, बहुत कम पढ़ोगे तो नहीं होगा, सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो हो जाएगा। हमने ये कहा कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, तय ये हुआ कि हर 20 वर्ष पर रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी नियम में कमियां तो रह जाती हैं। तो जब कमियां रह गई तो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेकर के आए। थोड़ी और कमी रह गई, 1784 में पिट्स एक्ट लेकर के आए, पिट्स इंडिया एक्ट। आगे पढ़ाते हैं क्या है। 1793 में फिर से चार्टर एक्ट, 20 साल पूरा, है ना। 1793 से 20 साल जोड़ोगे, फिर 1813 में चार्टर एक्ट, फिर 20 साल जोड़ेंगे 1833 में चार्टर एक्ट, फिर 20 साल जोड़ेंगे 1853 में चार्टर एक्ट। लेकिन विवाद बढ़ गया। 1857 में एक महाविद्रोह हुआ, महासंग्राम हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन हुआ,
और इसके बाद कंपनी का शासन समाप्त होगा और क्राउन का शासन शुरू होगा। जब ऐसा होगा तो कंपनी का शासन जब तक था तब तक गवर्नर जनरल थे। जब क्राउन का शासन शुरू हुआ तो कहा गया कि अब गवर्नर जनरल के साथ साथ वायसराय भी होंगे, पद 2 होगा, व्यक्ति 1 होगा, और वायसराय की अपनी परिषद होगी, काउंसिल होगी, और यहाँ पर काउंसिल एक्ट बनाया जाएगा। तो पहला काउंसिल एक्ट कब आ रहा है? 1861 में, 1861 में। इसके बाद भारत की जनता कहेगी कि हमें अपना शासन स्वयं बनाना है, और काउंसिल के अंदर, वायसराय की काउंसिल के अंदर भारतीयों को मेंबर बना के डाला जाएगा कि भाई आप भारत का प्रतिनिधित्व करिए। बात बढ़ने लगेगी, दबाव को, जब अंग्रेजी हुकूमत इस जनता के दबाव को झेल नहीं पाएगी बहुत अच्छे तरीके से, तब वो कहेगी कि ऐसा करो, तुम लोग एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना लो जिसका नाम रख लो इंडियन नेशनल यूनियन। दादा भाई नेहरू जी कहेंगे कि देखो इंडियन नेशनल यूनियन रखना ठीक नहीं है, अमेरिका में, यूएसए में तो कांग्रेस है, तो हम क्यों ना इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दें। दादा भाई नेहरू जी की बात से सहमत होते हुए ए.ओ. ह्यूम और लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना करवाएंगे। कहां पर? 1885 में। और यहीं पर बीजी तिलक और लाला लाजपत राय और दूसरे लोग बिल्कुल अलग हो जाएंगे इस विचार से कि भाई कांग्रेस तो एक सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी वाल्व है, किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी चलो बात मान के देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमें अपना कानून बनाना है, इस बात की लगातार हम जिद करेंगे। हम कहेंगे कि हमारा पैसा तुम खर्च कर रहे हो तो भाई हमें भी पूछने दो ना कि हिंदुस्तान का पैसा तुम कहां और क्यों और कैसे खर्च कर दोगे। लेकिन वो कहेंगे कि हम आपको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं देंगे, खाली जान लीजिए कि कहां खर्चा कर रहे हैं। ये बात हम आगे बढ़ाते जाएंगे, मांगते जाएंगे, एक वक्त आएगा जब हम भगा देंगे उनको यहां से। समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे आप लोग, और परेशान होकर नहीं समझना है, तसल्ली समझना है। लेकिन इसी बीच में लॉर्ड कर्जन, आप समझ सकते हैं कि यदि आप एनालिसिस करेंगे तो सबसे गंदे माइंडसेट का जो व्यक्ति है, जो इंडियंस को सबसे गंदे तरीके से ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है, उसमें से लॉर्ड कर्जन एक होगा, जिसके क्लब पर साफ साफ लिखा है कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, एंड डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लेकर के आगे बढ़ता है। 1905 में बंगाल का विभाजन कर देता है हिंदू मुस्लिम को आधार बना करके, जबकि हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम तैयार हैं कि हम एक दूसरे को राखी बांधेंगे, हम अलग हैं ही नहीं, हु आर यू टू डिवाइड अस। लेकिन फिर भी कर्जन की यह मानसिकता क्या करती है? भारत में सांप्रदायिक नींव रख देती है, सांप्रदायिक नींव। 1906 में मुस्लिम लीग बनता है और मुस्लिम लीग को समझाया जाता है कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, और इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मॉर्ले और मिंटो 2 लोग मिलकर के क्या करते हैं? भारत शासन अधिनियम 1909 बनाते हैं। 1909 का अधिनियम, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे हम आपसे आगे की क्लास में। अभी सिर्फ टाइमलाइन समझा रहे हैं, पहले टाइमलाइन पूरा समझ लीजिए, और फिर उसके बाद यदि कहानी में कहीं कुछ अटपटा लगे, समझ में ना आए, तो आप जानते हैं हमारा नंबर आपके पास होगा, टेलीग्राम होगा, आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए, ग्रुप में मैसेज करिए, लेकिन जेन्युइन और शानदार मैसेज करिए कि आपके प्रश्न को पढ़ने के बाद लगे कि हाँ किसी स्टूडेंट ने, किसी अधिकारी ने, किसी एसडीएम ने मैसेज भेजा है। ठीक है? और हमेशा बेटा मेंस ध्यान में रख के तैयारी करिएगा, प्रीलिम्स तो जस्ट एक स्टेप है, पास तो आप होंगे ही होंगे 100%। आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे कहा कि भारत सरकार अधिनियम 1935, लेकिन यहाँ पर कहेंगे सर एक चीज छूट गई, सर छूट गई। हाँ बिल्कुल छूट गई। क्या छूट गया भाई? 1919 वाला, 1919 वाला। मैं थोड़ी सी यात्रा आपको आगे करा दूं। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके पीछे की कहानी क्या है। हुआ ये 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट आपने दे दिया, सांप्रदायिक रंग लग गया हिंदुस्तान को, देश आगे बढ़ा। इसी बीच में 1914 में विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, विश्व युद्ध शुरू हो गया, भारतीयों ने बड़े स्तर पर सपोर्ट किया अंग्रेजों का। वादा यह था कि आप जीत के आएंगे तो भारत को आजाद कर देंगे, डोमिनियन स्टेटस बना देंगे। लेकिन मानसिकता आपकी हमें दिखने लगी थी। इसी कारण से 1916 में हमने स्वराज सेल्फ रूल की मांग करना शुरू कर दिया। बीजी तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल की बात करनी शुरू कर दी। लखनऊ पैक्ट करके कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, सबने दबाव बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुसलमानों को भी अंग्रेजों का असली चेहरा दिखाई देने लगा था, क्योंकि वो चाहते थे कि टर्की में खलीफा का पद समाप्त हो जाए। खलीफा का पद जब समाप्त हो जाएगा तो इस बात से मुसलमान बहुत नाराज हो जाएंगे कि भाई ऐसा नहीं आप कर सकते हो, आप कैसे समाप्त कर सकते हो। इसी बीच में गांधी एक एंट्री लेंगे, महात्मा गांधी जी एक एंट्री लेंगे। कहां से? साउथ अफ्रीका से इंडिया आएंगे 9 जनवरी 1915 को। और जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया आएंगे तो उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ये कहेंगे कि गांधी जी राजनीति में आने से पहले आप क्या कर लो, पहले एक बार भारत का भ्रमण कर लो। 1916 में गांधी जी पहली बार वाराणसी में क्या करेंगे? एक जनसभा को संबोधित करेंगे बीएचयू कैंपस में। और उसके बाद गांधी जी चंपारण जाएंगे 17 में और अंग्रेजों से अपनी बात मनवाएंगे। पहला सत्याग्रह इंडिया में गांधी जी की बात अंग्रेज वहां आसानी से मान लेंगे। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर इसी समय कहेंगे कि ये तो महात्मा है, और वहीं से महात्मा गांधी कहलाएंगे वो। अच्छा, ये तो एक फेज चल रहा है। लेकिन वहां पर हिंदुस्तान की स्थिति को देखते हुए 1917 में ही सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई इंग्लैंड में,
कहा गया कि आप हिंदुस्तान में अगला कानून कैसे बनेगा वो बताइए, क्योंकि हर 10 वर्ष पर रिवाइज होकर के कानून आना था। 1909 में आया था कानून, 1919 में आना था। इधर विश्व युद्ध समाप्त होगा 1918 में, हम कहेंगे कि अब डोमिनियन स्टेटस आप हमें दे दीजिए। जब हम मांग करेंगे इस बात की तब वो कहेंगे कि डोमिनियन स्टेटस तो छोड़िए, हम आपको बिना किसी कारण गिरफ्तार कर लेंगे, रॉलेट एक्ट ले आएंगे, रॉलेट एक्ट। उसी रॉलेट एक्ट का विरोध होगा और जलियांवाला बाग कांड होगा। जलियांवाले बाग कांड में निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जाएंगी। अंग्रेजों का असली चेहरा सामने, बहुत सारे भारत के नेता अपनी उपाधियां वापस कर देंगे, पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री के अंदर। महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, तमाम लोगों को ये समझ में आ जाएगा, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई अंग्रेजों का जो असली चेहरा है वो हिंदुस्तान का यही है, जिसमें वो निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवा रहे हैं। इसी के बाद क्या होगा, रिफॉर्म करके लाएंगे। रिफॉर्म नाम क्या देंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। कोई खास रिफॉर्म की बात नहीं होगी, गांधी जी तय कर लेंगे कि हमें रॉलेट सत्याग्रह भी करना और साथ में असहयोग आंदोलन भी चलाना है, मामला आगे बढ़ेगा। 1919 के बाद स्थिति क्या होगी, समझते हुए आगे बढ़िएगा। कोई परेशानी हो मुझे जरूर बताइएगा। कहानी यदि नहीं क्लियर होगी बेटा तो फैक्ट कभी जीवन में याद नहीं होंगे, और कहानी क्लियर हो गई तो फैक्ट तो हमने टाइमलाइन ऐसी दे दी है कि आप 2 मिनट देखोगे तो कहोगे हाँ सर सब क्लियर है। 1920 का जो असहयोग आंदोलन शुरू होता है, गांधी जी के पास एक शानदार अवसर था जब उन्होंने खिलाफत आंदोलन को उसमें मर्ज कर दिया, क्योंकि मुसलमान नाराज थे खलीफा के पद को लेकर के, और कांग्रेस और हिंदू नाराज थे इस बात को लेकर के कि आप हमें कहे थे कि आप हमें आजाद करोगे और आप बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील काला कानून बना करके हमारे ऊपर जेलों में हमें बंद कर दे रहे हो अनिश्चित काल के लिए, ये बात ठीक नहीं है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को भरपूर समर्थन मिल रहा था, लेकिन गांधी जी के जितने भी आंदोलन आप देखोगे उसकी एक पॉलिसी थी, वो थी सत्य और अहिंसा। जब आप बात सत्य और अहिंसा की करते हैं तो पॉलिसी का मतलब पॉलिसी होता है, चाहे जो भी स्थिति हो जाए उसमें आपको कहीं पर भी अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करनी होगी, और गांधी इस बात पर अटूट डिगे रहे, हिले नहीं कहीं बिल्कुल भी। लास्ट तक आप देख लीजिए कि गांधी जी सत्य को पकड़े रहे। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता, ये गांधीवादी आंदोलनों से आप सीख सकते हैं। राइट, आगे बढ़ें। होता क्या है, कहा गया कि अहिंसा पर चलेंगे, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन वक्त आ गया 4-5 फरवरी 1922 का, और चौरी चौरा में, चौरी चौरा जो कि गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक छोटी सी तहसील है, और उस तहसील के अंदर स्थित जो थाना, चौरी चौरा का थाना, उग्र भीड़ ने पुलिस वालों को जिंदा जला दिया, थाने में जला दिया, जिंदा जलने लगा थाना। 21-22 पुलिस वाले क्या हो गया, मर गए, स्थिति बिगड़ गई। गांधी जी को ये सूचना मिली गुजरात में कि ऐसा हो गया। गांधी ने निर्णय ले लिया कि हम अपने आंदोलन को बंद कर रहे हैं। जब आंदोलन को बंद करने का निर्णय ले लिया तो उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी से लोग नाराज हो गए, जो खिलाफत के लोग थे वो भी नाराज हो गए, और जो कांग्रेस के लोग थे वो भी नाराज हो गए। क्यों कि जब देश आजादी की तरफ बढ़ रहा है, आंदोलन सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है, तो आपने अचानक से बंद कर दिया, भाई ये तो अच्छी बात नहीं है। और इसी नाराजगी के साथ लोगों ने 1923 में, 1922 के गया सेशन में पारित कर दिया कि हम एक अलग दल बनाएंगे, और 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के क्या बना दिए, कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल। कांग्रेस और खिलाफत के लोगों ने मिलकर के कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल बना दिया। यानी कि आपकी परीक्षा में सवाल आएगा कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल कब बना, तो 1923 में बना। किसने बनाया, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मुख्यतः बनाया। कहां से निकल करके, कांग्रेस से निकल करके, और आगे आप देखेंगे कि फिर ये कांग्रेस में ही मर्ज हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन गांधी जी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। आगे हम बढ़ेंगे 1925 में मजदूर आंदोलन अपनी गति पकड़ेगा, क्योंकि मजदूरों को लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनने लगेगी। ठीक है, हम और आगे बढ़ें। इसी बीच में अंग्रेजों को चुल्ल मचा था क्या, कि भारत की स्थिति देखो भाई, कि भारत की स्थिति देखो कि वहां पर कैसे कानून बनाने चाहिए। इन्होंने क्या करा, 1927 में साइमन कमीशन बना दिया। साइमन कमीशन, क्योंकि 1929 में एक्ट आना चाहिए था, बात समझिएगा ध्यान से, 1929 में आना चाहिए था। साइमन कमीशन बनाया 1927 में, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसमें एक भी मेंबर भारतीय नहीं थे। इसी बात को लेकर के कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध किया, और साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। इसको काला काला कमीशन कहा गया, व्हाइट कमीशन कहा गया। इसमें एक भी व्यक्ति नहीं थे। काला इसलिए कि इसमें हमारे काम का नहीं था, व्हाइट इसलिए कि सारे गोरे थे, साइमन कमीशन इसलिए कि उसका चेयरमैन साइमन था। समझ रहे हैं आप लोग। फाइनली साइमन कमीशन का बड़ा विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को दबाने के लिए कई जगहों पर लाठीचार्ज हुआ। उसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, और उस लाठीचार्ज में हुई मृत्यु के कारण ही सैंडर्स की हत्या हुई। सैंडर्स की हत्या के कारण ही सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई। समझ रहे हैं। लेकिन अब इसी बीच में मोतीलाल नेहरू साहब ने एक रिपोर्ट तैयार किया, जिसे आप कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई, और इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में ही कहा कि जिन्ना की
14 सूत्री मांगे हैं, ये पूरी कर दो और हमें अलग राष्ट्र चाहिए। हम आगे बात करते थोड़ी देर में आपसे। 1928 के आगे बढ़ते हैं तो 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि देखिए हमें डोमिनियन स्टेटस तो चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया और रावी नदी के किनारे 30 जनवरी 1930 को तिरंगा लहराया गया और तय किया गया कि हम लोग, माफ करेगा 30 जनवरी नहीं था, 26 जनवरी था, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को हमने तिरंगा लहराया और तय किया कि 26 जनवरी को ही हम भारत में क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन मनाते आप 15 अगस्त को हैं। 26 जनवरी को आपने रिपब्लिक डे इसीलिए मनाया था क्योंकि पहली बार आपने 26 जनवरी को 1930 में रावी नदी के किनारे तिरंगा लहरा के दिखा दिया कि हमें डोमिनियन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंप्लीट फ्रीडम। लेकिन इसी बीच में महात्मा गांधी साहब ने यह तय किया कि जो गरीब की नमक रोटी है, उसकी रोटी के साथ उसका नमक भी हम दिलाएंगे और बिना टैक्स के दिलाएंगे, बिना कर के दिलाएंगे। उन्होंने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया और साबरमती से निकले और पहुंचे कहां, दांडी। 12 मार्च 1930 को निकले और 6 अप्रैल को दांडी में उन्होंने नमक एक मुट्ठी में उठा करके और ऐसे नमक कानून को तोड़ा और कहा कि अब यहाँ के लोगों को नमक पर कर नहीं देना है और कानूनों को फॉलो नहीं करना है। और फाइनली उन्होंने कहा कि अब यहीं से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। हालांकि तमाम पढ़े लिखे लोगों को डर था कि हिंदुस्तान के लोगों को कानूनों की अवज्ञा करने की आदत न पड़ जाए, लेकिन गांधी को अपने सत्य पर भरोसा था। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, लाखों लाख लोग जुड़ते चले गए, लाखों लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया, लेकिन अंग्रेजी सरकार के हाथ पांव फूलने लगे। स्थिति ये हो गई कि लॉर्ड इरविन ने रिक्वेस्ट करना शुरू किया कि गांधी जी आइए मिलिए, बैठिए, बात करते हैं। वायसराय था लॉर्ड इरविन, लेकिन इससे पहले ब्रिटेन की सरकार ने गोलमेज सम्मेलनों का दौर शुरू किया। तो हम आपको थोड़ा सा इस पर समझाते हैं कि गोलमेज सम्मेलन क्या थे, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन जो होते हैं ना, आप लोगों के दिमाग में बड़े अलग अलग पहलू होते हैं। तो हम आपको समझाते हैं कि गोलमेज सम्मेलन क्या थे। राइट, आप में से अधिकांश लोगों के दिमाग में आता है कि गोलमेज सम्मेलन में जो मेज थी वो गोल थी। भाई बिल्कुल ऐसा नहीं था। क्या था, देखिए क्या था। तो इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है। देखिए क्या होता है ना, बचपन से जो हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं उसमें यही तो सुना कि गोलमेज मतलब गोलमेज। भैया गोलमेज नहीं था, बात समझिए। गोलमेज का मतलब ये था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखिए जब आप गोलमेज की बात करते हैं ना, एक कल्पना करो कि एक व्यक्ति ऐसे वाले टेबल के इस तरफ लोग बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है ऐसे। तो जो यहां बैठा हुआ है ना, ये वाला, ये इसका चेयरमैन कहलाएगा, ये सुपीरियर फील कराएगा अपने आप को। लेकिन यहां ऐसे गोलमेज के किनारे आप बैठ गए तो आपको लग रहा है कि सब लोग बराबर हैं। तो अंग्रेजों ने बस नाम दिया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका मतलब है बराबरी। वो दुनिया को बताना चाहते थे कि हम हिंदुस्तान के लोगों को बराबर का हक देना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने नाम दिया था। मेज तो बिल्कुल यही वाली थी, रेक्टेंगुलर वाली, इसमें गोल मेज नहीं थी, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना भाई, इतिहास पढ़ाते इसमें बहुत क्लियर करेंगे। लेकिन मुद्दा क्या चल रहा था, मुद्दा यह था कि गोल मेज सम्मेलनों के माध्यम से एक तरफ हिंदुस्तान के कांग्रेस को अंग्रेजी सरकार कन्विंस करना चाहती थी कि आप हमारे साथ मिल के चलिए, हम कानून बनाएंगे। और इधर गांधी अपने आंदोलनों में मशगूल थे पूरी तरीके से। गांधीवादी आंदोलन चरम पे जा रहे थे। कांग्रेस ने कहा कि हमें नहीं आना। 1930, 31 और 32 में लगातार 3 साल क्या हुए, गोलमेज सम्मेलन हुए। बहुत मुश्किल से लॉर्ड इरविन ने गांधी को कन्विंस किया। सेकेंड वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी गए और उसके बाद कुछ हाथ लगा नहीं हमारे। फाइनली 1919 के बाद से लेकर के 1930, 1931, 32 तक की जितनी भी बातें थी, जो मांग थी भारतीयों की, इन सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए, जिन्ना की 14 सूत्री मांग को ध्यान में रखते हुए, नेहरू की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए और साइमन कमीशन की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा अधिनियम बनाया गया जिसका नाम रखा गया भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 बना, लागू हुआ 1 अप्रैल 1937 से। इसके बारे में बहुत सारी बातें हम इसी क्लास में करेंगे आगे, लेकिन बात बहुत स्पष्ट थी कि इतना बड़ा कानून हमने बनाया कि इसी कानून से अब हिंदुस्तान चलेगा। और इस कानून से हिंदुस्तान चलता रहा 26 जनवरी 1950 तक। और 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ पूरी तरीके से। और उसके बाद आज तक जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, देश कैसे चल रहा है, संविधान से चल रहा है। ठीक है, तो संविधान से देश चल रहा है। लेकिन बात यहाँ रुकी नहीं। जब एक बार आप कुछ अच्छा करते हैं ना, तो आपको फील होने लगता है कि अब आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। जैसे कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आपको मजा आ रहा होगा कि अब बहुत अच्छा करना है। ठीक है,
तो जब एक बार कांग्रेस को लगा कि अब हम कुछ कर सकते हैं, 1937 में चुनाव हुए और कांग्रेस चुनाव जीत गई, तब कांग्रेस को लगा कि अब हमें ब्रिटेन की सरकार की जरूरत नहीं है, हम खुद अपना सरकार चला सकते हैं। इसी बीच में 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। फिर से अंग्रेजों के सामने वही समस्या आके खड़ी हो गई कि भारतीयों का साथ चाहिए था, उनसे भारतीय सैनिकों को वहां पर भेजा जाना था। 1940 में उन्होंने हमारे सामने एक ऑफर रखा कि आप हमारी मदद करिए, हम जीत करके आते हैं तो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि वादा आपने पहले भी किया था और आप करते कुछ नहीं है, इसीलिए हमको इस पर भरोसा नहीं है। और जिन्ना ने क्या कहा कि मुस्लिम लीग ये कह रही कि हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान के अलावा हमें और कुछ चाहिए ही नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान चाहिए, राइट। उन्होंने भी मना कर दिया। इसके बाद क्रिप्स मिशन भेजा गया समझाने के लिए भारतीयों को, लेकिन इसी 1942 में गांधी ने कहा कि ऐसे नहीं बात बनेगी, वक्त आ गया है करो या मरो, डू और डाई। अब काम नहीं चलेगा, भारत छोड़ो आंदोलन करना पड़ेगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1942 में आंदोलन शुरू हो गया। आगे बात बढ़ती है, वेवेल प्लान लाया गया 1945 में, और वेवेल प्लान के अंदर कहा गया कि हम डोमिनियन स्टेटस आपको दे देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हमने कहा नहीं बात बन पाएगी। फिर कहा गया कि ये शिमला में समझौता करते हैं कुछ, हमने कहा अभी भी बात नहीं बन पाएगी। उन्होंने कहा फाइनली आजाद कर दो भारत को, कोई रास्ता नहीं है ब्रिटेन के पास, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटेन को बहुत कमजोर कर दिया था। ऊपर से जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव थे वो भी ब्रिटेन के ऊपर बहुत ज्यादा थे कि आप भारत को आजाद करिए, और स्थिति आ गई। उन्होंने कैबिनेट मिशन 1946 में भेजा और कहा कि जाइए संविधान बनवाइए भारत का। संविधान सभा बनेगी कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पर, और संविधान सभा जब बनेगी तो हम आप वहां खड़े होकर के बात करेंगे कि देश का संविधान कैसे बनना चाहिए, और जो चर्चाएं होंगी, जो चर्चाओं का निष्कर्ष निकलेगा वही संविधान में लिखा जाएगा, और उस पर फिर साइन होगा बढ़िया से अंतिम तरीके से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, और फिर वही संविधान 26 जनवरी को लागू हो जाएगा। तो ये जो हमने आपको संवैधानिक विकास की यात्रा कराई है, इसी यात्रा से आपके परीक्षा में मिनिमम 1 या 2 प्रश्न तो 100% आने हैं, कोई रोक ही नहीं सकता है। इसलिए ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, एक तरफ ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के 1-2 क्वेश्चन को तैयार कराएगा, दूसरी तरफ जो है वो क्रोनोलॉजी ऑर्डर को आपका तैयार कराएगा। तो आइए अब बिना देर किए हम लोग एक एक को डिस्कस करना शुरू करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है। और साथ में मुझे आप लोग पर्सनली ग्रुप में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर भी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप एप्लीकेशन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि सर जो वीडियो आप बना रहे हैं ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल साबित हो रहा है, आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बेनिफिशियल है। और चिंता मत करिए, डिटेल यदि सोच रहे होंगे तो 15 मई से हम लोग मेंस पढ़ेंगे ना, जब आपका प्री क्वालिफाई हो चुका रहेगा, मतलब एग्जाम देने के बाद मेरे साथियों आप लोग फोन करें तो यही कहें कि सर 110 क्वेश्चन से अधिक हमारे करेक्टली सही हो रहे हैं, और ये संभव है इसी चैनल पर, इसी एप्लीकेशन पर आपको हम करके दिखा रहे हैं कैसे आप करेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। 1600 ईस्वी का राजलेख। 1600 ईस्वी में जब कंपनी बनती है, यहां से मैं थोड़ा स्पीड अपनी बढ़ाऊंगा, संभालिएगा, क्योंकि फास्ट ट्रैक सुपर फास्ट रिवीजन बैच में एडमिशन लिए हैं, थोड़ा संभालना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को स्थापना हो रही है, हालांकि ध्यान दीजिएगा कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हो चुकी थी, लेकिन वो स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से नहीं हुई थी, उसका नाम वहां पर मर्चेंट के नाम पर रखा गया था। लेकिन इंडिया में वो आती है कब? 1600 ईस्वी। इनिशियल जो शुरुआती राइट मिलता है वो कितने वर्षों का? 15 वर्षों का। यानी कि इस कंपनी के अलावा ब्रिटेन की कोई और कंपनी भारत में या भारत के आसपास के देशों में ईस्ट के साथ व्यापार नहीं करेगी। ऐसे अधिकार पत्र के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। ट्रेड मोनोपोली का मतलब यही होगा व्यापारिक एकाधिकार, मतलब उस फील्ड में कोई और कंपनी आपके साथ काम नहीं कर रही है, आपका अकेले राइट है उस फील्ड पर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। कंपनी धीरे धीरे काम करना शुरू करती है। इतिहास में पढ़ाएंगे, जहांगीर को गिफ्ट दे करके, जहांगीर को मोटिवेट करके फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, तमाम बातें हैं, वो सब बाद में हिस्ट्री में। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ते हैं तो 1726 का वक्त था, 1726 का वक्त था। और यहां पर कहा जा रहा है कि कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसीज के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने का शक्ति प्रदान किया गया। जरा ध्यान से समझिएगा, शासन में दो चीजें होती हैं मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, एक होता है सेंट्रलाइज पावर और एक होता है डिसेंट्रलाइज पावर। यानी कि एक केंद्र में बैठा हुआ व्यक्ति पूरे देश को संभाल सकता है, संभाले हुए एक रूप में, और दूसरा उसने अलग अलग प्रेसिडेंसीज में लोगों को बैठा रखा है, वहां पर भी उनको कानून बनाने का पावर हम दे रहे हैं। आज भी देश में क्या हो रहा है, एक केंद्र की
सत्ता है, केंद्र का जो हमारा संसद है वो कानून बना रहा है, और राज्यों में आपके अपने मुख्यमंत्री वो भी कानून बना रहे हैं, राज्यों में राज्यपाल बैठे हुए हैं, केंद्र में राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, ऐसे तो काम चल रहा है। तो इसकी शुरुआत देख सकते हैं आप कि कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति का अधिकार दिया गया। द गवर्नर्स ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज एंड देयर काउंसिल वर गिवन द पावर टू मेक द लॉज, राइट। अब डिसेंट्रलाइजेशन करके आगे बढ़ रहे हैं अंग्रेज। देखो हालात हमने आपको समझाया थोड़ी देर पहले। 1726 के आगे जब आप बढ़ोगे तो 1740 का वक्त है, क्रोनोलॉजी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। 1740 में यूरोप के अंदर इंग्लैंड और फ्रांस आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। ऑस्ट्रिया एक देश है वहां पर, जिसकी राजधानी आप जानते होंगे वियना है। ऑस्ट्रिया पर अधिकार प्राप्त करने के लिए, डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, जिसके कारण जो भारत में उनकी कंपनियां काम कर रही होंगी साउथ इंडिया में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आपस में लड़ने लगेंगी। वक्त आ जाएगा 1740 का। इसी बीच में एक बहुत बड़ी घटना घटेगी हिंदुस्तान में, बहुत बड़ी घटना घटेगी, जिसको आप कहेंगे करनाल का युद्ध। आप कहेंगे सर इससे क्या संबंध है? इसका संबंध वक्त था 1739 का, और हिंदुस्तान पर रूल कर रहा था मोहम्मद शाह, बादशाह था। और मैक्स वेबर ने लिखा है कि प्रशासनिक अधिकारी कभी विलासी नहीं हो सकता है। आप अधिकारी बनेंगे तो यदि आप विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बिना एसी के आपको गर्मी लग रही है, बिना कार के आप यात्रा नहीं करेंगे, शाम होते ही आपको बढ़िया जश्न मनाना है, जाम खुलना है, तो ऐसा व्यक्ति कभी अधिकारी नहीं बन सकता है ना। ऐसा मैक्स वेबर जो कि प्रशासनिक चिंतक लिखता है, और यही आपसे उम्मीद भी की जाती है। मोहम्मद शाह हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा हुआ है। रंगीला का टाइटल इसको इतिहासकारों ने दिया था, रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला क्यों? दरबार में आप स्त्रियों के कपड़े पहन के घूमेंगे, बिना कपड़े के आ जाएंगे, या रंगीन मिजाज, मतलब आपको लग रहा है कि सूर्य अस्त और बादशाह मस्त, ऐसे रहेंगे तो रंगीला तो कहलाएंगे आप, है ना। तो रंगीला बन करके आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, कोहिनूर हीरा जड़ा है आपके तख्त में, और ईरान से चलता है नादिर शाह। ध्यान से समझना, ईरान से चलता है नादिर शाह, और मोहम्मद शाह को खबर थी कि दुश्मन आ रहा है, आने दो देख लेंगे। आप लोग तो जानते हैं ना कि जब आपके अंदर थोड़ा डर और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों रहता है तो आप क्या कहते हैं, अरे बहुत दुश्मन देखे हैं, आने तो देख लेंगे इसको भी। क्या देख लेंगे? अरे जब चला ईरान से तो यहीं देख लिए होते सिंधु नदी के किनारे। आगे कैसे बढ़ गया भाई? आगे बढ़ गया पानीपत, सोनीपत, माफ करिएगा, आगे बढ़ गया वो पंजाब पार करते हुए हरियाणा आया और करनाल पहुंच गया। कहां पहुंच गया? करनाल पहुंच गया। करनाल जब पहुंचा तो युद्ध हुआ 1739 में, जिसे आप कहते हैं करनाल का युद्ध। और इस युद्ध में एक तरफ मोहम्मद शाह रंगीला और दूसरी तरफ नादिर शाह। नादिर शाह ने बुरी तरीके से मोहम्मद शाह की आर्मी को रौंदते हुए दिल्ली पर तख्ते ताऊस तक पहुंचा और कोहिनूर हीरा सहित दीवाने खास से उठा करके ले गए। बहुत बड़ी बदनामी, हिंदुस्तान का बादशाह हार गया, पूरी दुनिया में बदनामी, बादशाह हार गया। जब बादशाह हार गया तो इन अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को यह बात समझ में आ गई कि अब हिंदुस्तान में सही अवसर है, पॉलिटिकली हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को स्टेबल करने का। और यहीं से इन लोगों ने हिंदुस्तान के तमाम जो नवाब थे उनको फूट डालो और राज करो, इसकी नीति का फायदा उठाते हुए आपस में लड़ाना शुरू किया। और इसकी शुरुआत होती है हैदराबाद और कर्नाटक और मैसूर और बंगाल में। आप देख सकते हैं, इतिहास पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। फाइनली ये सब करते हुए 1757 में हमने पीछे आपको बताया प्लासी, 1760 में हमने बताया वांडीवास, 1764 में बताया हमने बक्सर। इसके माध्यम से अंग्रेजों ने अपने आप को स्टैब्लिश किया बंगाल में, और पहली बार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आते हैं और कहते हैं कि अब बंगाल का शासन इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से चलेगा, और बंगाल बनेगा सत्ता का केंद्र, कलकत्ता बनेगी राजधानी अंग्रेजों की। और राजधानी बनी रहेगी कब तक? 1911 तक। 1912 में दिल्ली स्थानांतरित होगी, 1911 में अनाउंस कर दिया जाएगा। इस अधिनियम में कई सारी बातें कही गई। इस अधिनियम में कहा गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा। ध्यान से समझना, एक एक बात पर क्वेश्चन आपके क्रिएट होगा। कहा गया कि कलकत्ता में क्या बनेगा भाइयों? कलकत्ता में बनेगा एक सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इन्होंने बनाया 1774 में। 1774 में, याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। 1774 में इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया, किस अधिनियम के माध्यम से? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और एलिजा एम्पे को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। एलिजा एम्पे को मतलब चीफ जस्टिस बनाया गया। इसी में कहा गया
कि अब जो बंगाल का गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को। बंगाल में गवर्नर जनरल 1772 में आया था कौन? वारेन हेस्टिंग। और वारेन हेस्टिंग जो आया था, यही वारेन हेस्टिंग इस अधिनियम के माध्यम से अब क्या कहलाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। मतलब पद बड़ा हो रहा है, बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल के गवर्नर जनरल की जिम्मेदारी दी जा रही है, यानी कि मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी में जो बैठे हुए गवर्नर हैं उनका भी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनका भी जिम्मेदारी सीनियर के रूप में लेगा बंगाल का गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग पहला बनेगा, ठीक है। और 1774 से हम इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में जानते हैं। और क्या कहा गया? कहा गया कि इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो ये होगा कि कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों ही स्थानों पर नियंत्रित करना तथा कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना था। यानी कि भारत में जो कंपनी कार्य कर रही है और जो कंपनी के लिए जिम्मेदार लोग बैठे हैं ब्रिटेन में, इन दोनों जगहों पर मैनेज करते हुए, बैलेंस करते हुए भारत में कंपनी अच्छा कार्य करे, इस एक्ट के माध्यम से हम कंट्रोल करेंगे। और जो सवाल बन सकते थे बेसिक हमने बताया। अहम बात ये समझिएगा कि जो वारेन हेस्टिंग था ये बंगाल का गवर्नर बनकर के आया था और बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के गया। यही बात आप आगे पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में कि वो बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आया था जबकि वो भारत का गवर्नर जनरल बन के गया। और यही बात आप आगे पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में कि वो गवर्नर जनरल बनकर के आया और वायसराय बनकर के गया। और यही बात आप पढ़ेंगे लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में कि वह वायसराय बनकर के आया और गवर्नर जनरल बनकर के गया। 4 जगहों पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम में तमाम कमियां थी, कमियों को दूर करने के लिए 1781 में सेटलमेंट लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट को क्या कहा गया? इसे अमेंडमेंट एक्ट भी कहा गया, संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा गया, और इसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी कहा गया, बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी कहा गया। इस अधिनियम ने कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का पावर दिया। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का पावर अंग्रेजी सरकार को किस अधिनियम ने दिया? तो आप कहेंगे बंगाल जुडिकेचर एक्ट ने दिया। बंगाल जुडिकेचर एक्ट ने, रेगुलेटिंग एक्ट ने नहीं दिया, पिट्स इंडिया एक्ट ने नहीं दिया, बंगाल जुडिकेचर एक्ट ने दिया। बंगाल जुडिकेचर एक्ट ने दिया, राइट। आगे बढ़ेंगे। बंगाल जुडिकेचर एक्ट ने दे दिया, राइट। एक पॉइंट और जरा ध्यान से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है? महत्वपूर्ण पॉइंट ये कह रहा है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होगी अब उसमें उसके मामले को, उसके फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से इसको मुक्त कर दिया गया। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसे ध्यान में रखेंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1784 में विलियम पिट क्या थे? विलियम पिट ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे। विलियम पिट के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट आ रहा है और आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि राजनैतिक क्रियाकलापों को, मैं यहां पर थोड़ा सा आपको समझाता हूं। देखो, एक बात तो ये क्लियर था, पहले थोड़ा समझ लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा, कुछ कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए साथियों, क्योंकि मैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको कवर कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट और फैक्ट का एक शानदार मिश्रण है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं होने दिया जाएगा, परेशान मत होइएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा आपसे जा रहा है कि जब बात हम करते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की, तो 1784 के इस पिट्स इंडिया एक्ट में आपको समझना यह है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये कह रहा है कि भाई इसके पहले कंपनी 2 तरीके से कार्य कर रही थी। कंपनी 2 नहीं बल्कि 1 तरीके से कार्य कर रही थी कि कंपनी के पास क्या था? एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही तय कर रहा था कि क्या होगा, जिसे आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी कह सकते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। हालांकि वहां पर कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स भी था, क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोपराइटर्स थे और 24 डायरेक्टर थे। तो कहा यह गया कि यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले से ही काम कर रहा था, लेकिन जब ब्रिटेन की सरकार को यह लग रहा था कि कंपनी पॉलिटिकल मामलों में भी इंटरफियर कर रही है, तो यहाँ पर क्या बना दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, एक नियंत्रक बोर्ड बनाया गया जिसे आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहा गया कि आप जो डील करेंगे, आप डील करेंगे पॉलिटिकल अफेयर को। क्या डील करेंगे भाई? आप डील करेंगे पॉलिटिकल अफेयर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डील करेगा पॉलिटिकल अफेयर्स कंपनी के सारे, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ये डील करेंगे कॉमर्शियल अफेयर। बहुत ध्यान से समझना इस बात को, समझ में ना आए तो बताइएगा मुझे। कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये वाणिज्यिक मामलों को देखेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा वो राजनीतिक मामलों को देखेगा। तो आपसे सवाल क्या पूछेगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट से की गई थी? आप कहेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784।
ये स्थिति बनी रहेगी कहां तक? ये स्थिति बनी रहेगी 1858 तक। 1858 तक यही स्थिति चलती रहेगी और उसके बाद जो होगा वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, काउंसिल एक्ट के माध्यम से होगा। ठीक है, इसके बारे में हम आपसे बात ये करना चाह रहे थे कि जिसे आप पॉलिटिकल अफेयर समझ रहे हैं ना, राजनीतिक क्रिया जिसे आप समझ रहे हैं, ये राजनीतिक क्रियाकलापों के अंदर सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी जो मामले थे ये सारे शामिल थे। और इनके नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय, क्वेश्चन यहाँ पीसीएस के अंदर पूछते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कितने मेंबर थे, 6 मेंबर सदस्यीय एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। राइट, और आगे क्या हुआ, इन सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति का आधार सम्राट को सौंप दिया गया, यानी कि इनके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल कम से कम हो ऐसा, क्योंकि पावर किसको दे दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को पावर दिया गया। और कहा गया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है, इस परिषद जो काउंसिल है गवर्नर जनरल की, इसकी संख्या 4 से घटा दीजिए, 3 कर दीजिए, 3 कर दीजिए। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी कि गवर्नर जनरल की काउंसिल से मेंबर हमने 4 से 3 कर दिया और हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हमने आगे 1858 तक कंटिन्यू करना है। ये पॉलिटिकल अफेयर को डील करे, यानी कि कंपनी के मामलों को हम वाणिज्यिक और राजनीतिक मामलों को अलग अलग बांट देते हैं। कहां से? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। और क्या बात कही गई? और बात कही गई कि केंद्रीय शासन जो होगा, केंद्रीय शासन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यदि आप नॉन कंप्लायंस करते हैं, उसको मानते नहीं है, तो गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का पावर होगा। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतिहास आप पढ़ रहे हैं किसका? संवैधानिक विकास का। तो जरा मुझे ये बताइए कि कई बार आप देखते होंगे कि स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। स्टेट इमरजेंसी का मतलब क्या है कि राज्य में कानून सही से नहीं बन रहा है, काम सही से नहीं हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया, वहां पर इमरजेंसी इंपोज कर दी, प्रेसिडेंट रूल जिसे आप कहते हैं। तो राज्य सरकार को बर्खास्त करने का पावर, तो यहाँ पर जो प्रांतीय सरकारें थी इनको बर्खास्त करने का पावर किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। किस एक्ट के माध्यम से? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि भारत में जो अंग्रेज अधिकारी थे ना, ये करप्शन में इन्वॉल्व हो गए थे। करप्शन में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो भारत के तमाम व्यापारियों से, लोगों से रिश्वत लेना शुरू कर दिए थे। उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में कोर्ट बनाया गया। इसी एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को गिफ्ट होना चाहिए ये, राइट, कंपनी के अधिकारियों को गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हमने आपको पहले बताया। साथ साथ और क्या कहा गया कि यदि आप किसी देशी राजा से युद्ध या संधि कर रहे हैं तो इससे पूर्व कंपनी को डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। मैंने बार बार कहा, कंपनी में प्रोप्राइटर्स भी थे और डायरेक्टर्स भी थे, तो डायरेक्टर से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। आप अकेले डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आप किससे क्या संधि करोगे और क्या आप किससे युद्ध करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात 1784 से आगे बढ़ी। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आया। कौन आया भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। वारेन हेस्टिंग चला गया। इसके ऊपर आरोप थे कि आपने हिंदुस्तान में रहते हुए अंग्रेजी सरकार का अक्षरशः पालन नहीं किया है, अक्षरशः पालन नहीं किया है। वहां पर इसके ऊपर महाभियोग भी चलाया गया, हालांकि कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी लॉर्ड कॉर्नवालिस आया। 1786 का अधिनियम बनकर क्या है, जिसे एक्ट ऑफ 1786 कहते हैं। कहा गया कि इसके द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को बहुत इंपॉर्टेंट, अपने परिषद के निर्णय को निरस्त, मतलब गवर्नर जनरल अपने ही काउंसिल के निर्णय को निरस्त करने की पावर रखेगा और साथ में अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार, यानी कि यदि सब कुछ होगा तो कौन होगा? गवर्नर जनरल होगा। पावरफुल व्यक्ति बनेगा। ठीक है, पावरफुल व्यक्ति। और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दी जाएंगी। दैट वाज द रीजन कि लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द फर्स्ट वन हु रिसीव्ड दीज बोथ पावर्स। समझ आ रही बात? और बात आगे बढ़ती है, 1793 का चार्टर एक्ट आता है। इन शॉर्ट ये कहें तो ब्रिटिश क्राउन को सेटिस्फाई करने के लिए थोड़े से मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। कोई खासा परिवर्तन नहीं था जो आपकी परीक्षा में खास तौर पर पूछा जाए, इसीलिए यहाँ पर हमने कुछ खास चीजें रखी नहीं। लेकिन क्रोनोलॉजी आपको ध्यान में रखना है कि ये वही वक्त है जब लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में आकर के और 1793 आते आते अंग्रेजों की सरकार को काफी ज्यादा मजबूत करता है। कैसे मजबूत करता है? पुलिस थाने बनवाता है। पुलिस थाना पढ़ेंगे आप, पुलिस थाना। साथ में आप पढ़ेंगे कि ये जुडिशियरी के अंदर क्या करता है? दीवानी न्यायालयों की स्थापना होती है। दीवानी न्यायालय बनवाता है।
साथ में क्या करता है, बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लेकर के आता है, परमानेंट सेटलमेंट, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, समझ रहे हैं। इसी बीच में आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान के साथ 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी और मैसूर कंट्रोल में आ रहा होगा किसके, अंग्रेजों के, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये बड़ा ही ट्रांजिशनल फेज है जब लॉर्ड कॉर्नवालिस एक सफल शासक के रूप में हिंदुस्तान में काम कर रहा है। इसी समय वो इंडियन सिविल सर्विसेज जिसे आप कहते हैं आईसीएस को शुरू करता है, और आईसीएस में अंग्रेज अधिकारी सीधे डीसी बन करके बैठेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन के बैठेंगे, समझ रहे हैं। तो ये वो दौर है जब अंग्रेज सरकार मजबूत हो रही है पैसे, रुपए और प्रशासन के माध्यम से, और लीड कर रहा है कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बात यहां पर आगे बढ़ती है 20 साल बाद 1813। जरा वक्त के हालात को भी समझते हैं, वक्त का हालात क्या कह रहा है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि 1798 में 1798 में लॉर्ड वेलेजली आता है गवर्नर जनरल बन करके, और सहायक संधि पारित करता है, सब्सिडियरी अलायंस जिसे आप कहते हैं। इस सब्सिडियरी अलायंस में उसने सभी लगभग बचे हुए अच्छे और बड़े राज्यों को मर्ज करने की पूरी कोशिश की, उनमें से अधिकांश हो भी गए। हैदराबाद आ गया आपके पास। 1799 में ही आपने देखा कि टीपू सुल्तान चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में मर जाता है, और मैसूर भी आ जाता है, अवध आ जाता है, बहुत बड़े बड़े राज्य शामिल होते हैं, अंग्रेजी सरकार की पावर बढ़ने लगती है। 1803-4 आते आते मराठा भी लगभग सरेंडर मोड में आ चुके हैं, लड़ने के लिए कुछ बहुत ज्यादा पावर उनके पास नहीं, क्योंकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वहां पर वर्क कर रही है, ठीक है। पंजाब को हम छोड़ दें तो मोटे तौर पर भारत इनके कंट्रोल में बड़े स्तर पर आ रहा है। वक्त बीतता है, वक्त आ जाता है 1813 का। 1813 में साथियों हालात क्या पैदा हो जाते हैं, अंग्रेजी सरकार को यह लगने लगता है कि यदि हिंदुस्तान पर हमें रूल करना है, यदि हिंदुस्तान पर हमें रूल करना है तो हमें हिंदुस्तान पर हिंदुस्तान की जनता को अपना बनाना पड़ेगा। और आप अपना कब बनेंगे, अभी यही बात मैं आपको अरबी भाषा में पढ़ाने लगूं तो आपको हमारी बात समझ में नहीं आएगी। आइदर यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश और इन हिंदी, यदि आप हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं तो बहुत ऑब्वियस सी बात थी कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी की जरूरत थी। अंग्रेजी के साथ साथ एक और चीज है जो आपको बिना बुलाए कहीं जाने पर मजबूर करती है, वो क्या है जरा याद करिए। जब आप अपने धर्म के साथ जुड़े होते हैं तो जय श्री राम और इंसा अल्लाह के नारे के साथ आप मास में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, यानी कि धर्म। अंग्रेजों को बात समझ में आई। 1813 में इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हम 3-4 चीजों को अलाउ करते हैं। सबसे पहला काम तो उन्होंने कहा कि कंपनी जो होगी, कंपनी, कौन सी कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी का हम ट्रेड मोनोपोली राइट समाप्त कर रहे हैं। ट्रेड मोनोपोली राइट क्या कर रहे हैं, ट्रेड मोनोपोली राइट हम समाप्त कर रहे हैं। किसको किसको छोड़ करके भाई, 2 चीजों को छोड़ करके। आप चीन के साथ व्यापार करिए, आपका मोनोपोली राइट है, और आप चाय के क्षेत्र में व्यापार करिए, ये आपका मोनोपोली राइट है, इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है। बाकी का हम मोनोपोली राइट आपका समाप्त कर रहे हैं। पहला डिसीजन लिया। दूसरा डिसीजन क्या लिया कि हम प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करेंगे। किस पर, शिक्षा पर। और देखिएगा जब आगे आप इंग्लिश पॉलिसी समझेंगे अंग्रेजों की, तो वो ट्रिकल डाउन थ्योरी का यूज करेंगे। समाज के एलिट क्लास के लोगों को अंग्रेजी पढ़ा दीजिए, नीचे ऑटोमेटिकली फ्लो करके पहुंच जाएगी अंग्रेजी, ठीक है। साथ ही साथ क्रिश्चियन मिशनरीज को उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान में, यानी कि जो ईसाई मिशनरी होती हैं, आप हिंदुस्तान में धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दीजिए। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट से क्रिश्चियन मिशनरीज आने शुरू हो गए, ठीक है जी। इससे क्या बेनिफिट होगा हम आगे आपको बताएंगे, क्या लॉस होगा वो भी आप समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जब हम देखते हैं, फिर 20 साल बीत जाता है। 1813 से आप चलिए कहां तक, 1833 तक। तो इसकी जरा 2 मिनट में मैं आपको स्थितियां समझा दूं, परेशान नहीं होना है, तसल्ली से पढ़ना है, ठीक है जी। वक्त क्या था जी, वक्त था भाइयों 1813 तक हम पहुंच चुके हैं। हालात क्या थे इस ब्रिटिश इंडिया को जब आप देखते हैं, अच्छा ब्रिटिश इंडिया कहूं तो इसका मतलब यह है कि जहां जहां भारत में अंग्रेजी सरकार के कानून लागू होते थे वो ब्रिटिश इंडिया कहलाएगा। और जो राजा रजवाड़े थे, जो इंडिपेंडेंट थे लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था, उनको हम नेटिव प्रिंसली स्टेट या देसी रियासतें कहेंगे, याद रखिएगा भाई। बंगाल इनके पास है, कर्नाटक इनके पास है, मैसूर माफ करिएगा हैदराबाद इनके पास है, मैसूर इनके पास है, त्रावणकोर इनके पास है, तंजौर इनके पास है। मराठा 1813 में
और ये 1818 में मराठा इनके पास पूरी तरीके से आ जाएगा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा इनके पास है। तो बचा ही क्या भारत में? उधर पंजाब बचा। पंजाब बहुत बाद में इनको मिलेगा, क्योंकि वहां राजा रणजीत सिंह जो है वो सतलज नदी को पार ही नहीं करने दे रहे थे। सुपरमैन, समझ रहे हैं? तो जब इतना बड़ा भारत आ गया तो एक बात बताओ कि अब आप इसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही क्यों कहना चाहते हैं? पूरे भारत पर देखें तो बड़े हिस्से पर ब्रिटिश कंट्रोल है, तो क्यों ना भाई हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दें। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब आप कहेंगे तो आपको फिर से एक्ट लाना पड़ेगा। एक्ट आया कौन सा? 1813 का चार्टर एक्ट। और कहा गया इसमें कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो क्या होगा? वो बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं बल्कि वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है। और इस प्रकार से फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बनने के साथ ही साथ आप देखेंगे उससे पहले ही इसने क्या कर दिया? सती प्रथा का अंत करा दिया। राजा राम मोहन राय ने इसको एडवाइज किया और एक सुधार के रूप में सती प्रथा का अंत हुआ। अंग्रेजों के मन में देखिए, अब एक हिस्से में कुछ लोगों को अच्छा फील हो रहा है तो दूसरे लोगों को नफरत भी पैदा हो रही है, क्योंकि धर्म में एंट्री हो रही है ना। जब धर्म में एंट्री हो रही है तो भारत के लोग नाराज भी हो रहे हैं। ठीक है। यही सारी नाराजगी इकट्ठा होगी कहां पर? 1857 की क्रांति में। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया और कहा गया कि आप विधि सदस्य तो जरूर रहेंगे, लॉ मेंबर तो जरूर रहेंगे, लेकिन आपके पास जो राइट होगा वो सिर्फ और सिर्फ बैठकों में, मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का राइट होगा। आपसे वोट नहीं मांगा जाएगा, मतदान आपको नहीं देना होगा। ये कहा गया किससे? ये कहा गया जो विधि सदस्य होगा। ठीक है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, जो हमने पीछे बताया कि चाय और चीन को छोड़ दिया गया था, चाय तथा चीन के साथ सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए कंपनी के। और क्या कहा गया? कहा गया कि कंपनी को प्रशासनिक एवं राजनैतिक दायित्व सौंप दिया गया कि कंपनी अब एडमिनिस्ट्रेशन पर काम करेगी अगले 20 वर्षों के लिए। तो फिर सोचिएगा जरा, ट्रेड मोनोपोली आपने समाप्त किया, इवन ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना ऑल एबॉलिश्ड, राइट। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लेकर के आगे बढ़ती है। और क्या होता है? इसी एक्ट की सेक्शन 87 में यह कहा गया कि यदि कंपनी के अंदर कोई सरकारी पदों में चयन हो रहा है तो वहां पर धर्म, देखो आज भी है ना, आर्टिकल 15 आप पढ़ेंगे अपने संविधान का, इसलिए बैकग्राउंड आप पढ़ रहे हैं, पूरी कहानी पहले से क्लियर होती चली आ रही है। धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य नहीं कहा जाएगा। वहां पर जो भी होगा वो जेन्युइन प्रोसेस से काम होगा, राइट। साथ में क्या कहा गया कि ये जो चार्टर था ना 1833 का, इस चार्टर पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? लॉर्ड मैकाले का। लॉर्ड मैकाले का, क्योंकि इसके जस्ट बाद आप देखेंगे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भी आएगा 1835 में लॉर्ड मैकाले का। लेकिन लॉर्ड मैकाले के साथ साथ जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल की भी बात करें तो इनका भी ठीक ठाक प्रभाव था। तो ये लॉर्ड मैकाले पर तो कई बार सवाल पूछा गया है, लेकिन जो जेरेमी बेंथम है और जेम्स मिल हैं, ये दोनों नाम भी आप याद रखना। 1833 के चार्टर एक्ट पर इनका भी प्रभाव था। ठीक है जी, बात आगे बढ़ता है। 20 साल के बाद ध्यान दीजिएगा, भारत में गवर्नर जनरल चलेगा। गवर्नर जनरल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको। गवर्नर जनरल 1853 का राजलेख आया। इस राजलेख में कहा गया कि, वैसे आपको बता दें कि इसी से पहले 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था, जिसे आप क्या कहते हैं? हड़प नीति कहते हैं। और हड़प नीति के माध्यम से अंग्रेजों ने काफी बचे हुए हिस्से को भी आपस में मिला दिया था। नफरत बढ़ रही थी। 1853 का चार्टर एक्ट आया। कहा कि कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी नहीं होगी बल्कि प्रतियोगी परीक्षा होगी। तो यदि आपसे सवाल कोई पूछे कि आईसीएस की परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से आईसीएस कब से शुरू हो गया, तो आंसर होगा यह भारतीयों के लिए 1853 के चार्टर एक्ट से पावर दे दिया गया कि आईसीएस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा भारतीयों के लिए। ठीक है। और साथ में भारत में विधि बनाने के लिए, विधि निर्माण के लिए भारत के लिए एक अलग से 12 सदस्यीय विधान परिषद, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना होगी। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना होगी और अब इसी काउंसिल में भारत के लिए कानून बनने शुरू हो जाएंगे 1853 के चार्टर एक्ट से। ठीक है। और क्या कहा गया? और ये कहा गया कि ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस समय आकर के ब्रिटेन की संसद को लग चुका था कि अब कभी भी हम शासन कर सकते हैं और कंपनी का शासन समाप्त हो सकता है। ठीक है। पावर दिया गया। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से कम करके, याद करिए शुरू में कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में 24 मेंबर थे, उनकी संख्या को कम करके 18 कर दिया गया। और उनमें से कहा गया कि 6 जो होंगे वो क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो गया पॉइंट आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे कहा कि
क्रमिक परिवर्तन के रूप में कि 1857 में विद्रोह होगा। 1857 के विद्रोह में लॉर्ड कैनिंग की प्रमुख भूमिका होगी और विद्रोह को दबाया जाएगा। इतिहास आप पढ़ेंगे। विद्रोह दबाने के बाद इलाहाबाद में ये एक्ट पढ़ा जाएगा। कौन सा एक्ट? भारत शासन अधिनियम या भारतीय सरकार अधिनियम 1858। और यहीं से क्रमिक परिवर्तन हो रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो रहा है और अंग्रेजी शासन शुरू हो रहा है। अंग्रेजी शासन शुरू हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है देखिए। पहले तो फैक्ट आपको बताएं कि 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद ये पारित हुआ। तो डेट आपको याद रखना है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने इसको इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को उद्घोषित किया। कितने क्वेश्चन बन गए? 1858 का भारत शासन अधिनियम कितने अगस्त को पारित हुआ? 2 अगस्त को। लॉर्ड कैनिंग ने, यानी किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। कहा? यानी इलाहाबाद, प्रयागराज। किस तारीख को? 1 नवंबर 1858 को इसको उद्घोषित किया। पढ़ा इसको, ये सारे सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। ठीक है, और यहीं पर 2-4 बातें थी जो मैं आपको समझा दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसी एक्ट में कहा गया कि कंपनी का शासन समाप्त हो रहा है और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह कि अब यहां से ब्रिटेन की सरकार भारत में कोई भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं करेगी, यानी कोई क्षेत्रीय विस्तार नहीं करेगी। जितना ब्रिटिश इंडिया है उतना ही रहेगा और भारत के लिए काम करेगी कंपनी। गवर्नर जनरल के साथ साथ एक और पद बनाया जाएगा वायसराय का। वायसराय, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। जो वायसराय होगा ना, देखो भाई, जो वायसराय होगा, ये वायसराय क्या करेगा? ब्रिटेन में बैठे हुए भारत सचिव, इस बात को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, यदि आपको वीडियो ऐसा लगे कि वीडियो की लेंथ लंबी है, बहुत ज्यादा है, तो आप आराम से पॉज कर दीजिए, कुछ और काम करिए, थोड़ा बहुत 10-5 मिनट गाने सुन लीजिए, म्यूजिक एंजॉय कर लीजिए, फिर आराम से कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि आपके लिए लंबा हो सकता है। लेकिन इस वीडियो की डिमांड है कि 1600 से चल करके 1947 तक एक ही क्लास में खत्म की जाए, इसलिए क्लास लंबी होगी। ऑब्वियस सी बात है, लंबी होगी। देखिए, हमने आपसे कहा कि बात जो आई निकल करके क्या आई भाई? 1858 की। 1858 में हम देखें तो 1858 से पहले कैसे चल रहा था शासन? एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। कंपनी पॉलिटिकल अफेयर और कमर्शियल अफेयर। लेकिन 1858 में इन दोनों को स्क्रैप कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और कहा गया कि इन दोनों को स्क्रैप करके हम एक पद बनाएंगे जिसका नाम होगा भारत सचिव। भारत सचिव का मतलब होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया फॉर इंडिया। ये होंगे 15 सदस्यों का मेंबर ग्रुप लेकर के बैठेंगे। कहां पर? इंग्लैंड में। यानी कि ब्रिटेन की, लंदन की पार्लियामेंट में बैठा हुआ भारत सचिव सीधे जवाब दे रहा होगा किसको? क्राउन को। और ये सीधे जवाब मांग किससे रहा होगा? वायसराय से। यानी कि इंडिया में सभी चीजों को लागू करने की जिम्मेदारी वायसराय के ऊपर होगी। वायसराय की अपनी काउंसिल होगी, ये काम कराएगा, ये जवाब देगा भारत सचिव को और भारत सचिव जवाब देंगे क्राउन को। इस प्रकार से भारत में कानून बन के आएंगे ब्रिटेन की पार्लियामेंट से। भारत सचिव बैठेगा कहां पर? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। तो ये बातें तय की गई 1858 के अधिनियम में। ठीक है, बात आगे बढ़ी, शासन शुरू हुआ। कहा गया कि अब वायसराय को कितना पावर दिया जाए भाई? तो जो वायसराय को पावर देंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भारतीय परिषद अधिनियम बनाना पड़ेगा 1861 का। भारतीय परिषद अधिनियम बनाया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। और इसमें यह कहा गया कि यही वो अधिनियम है जहां से भारतीय संविधान के विकास की जड़ें हमको दिखाई देती हैं। संवैधानिक विकास का सूत्रपात है, समझ लीजिए, ओरिजिन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग का। कैसे? समझिए। सबसे पहले ये समझेंगे कि यह सहयोग की नीति पर आधारित था, या उदारवाद या निरंकुशता की संज्ञा भी इसे दी गई है। यानी कि ये लिबरलिज्म की पॉलिसी पर काम कर रहा था। वायसराय को पावर दिए जा रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों के साथ मिल करके काम करने का, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों की मांग यही थी। आप नोटिस करेंगे, आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान में नए मंत्रालयों को बनाने का पावर किसको है? तो आप कहते हैं कि सर राष्ट्रपति को है। उसकी शुरुआत यहीं से होती है। 1861 के अंदर ही हमने पोर्टफोलियो बनाने का पावर वायसराय को दिया। यहीं से आप पढ़ेंगे। जैसे आपसे एग्जांपल देते हैं कि अभी पिछले 2019 में आप देखेंगे, 2019 में एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया। एक वो बनाया गया था जिसमें मछली वाला है, मत्स्य संपदा वाला मंत्रालय बनाया गया था, अलग है ना, एनिमल हस्बेंड्री वाला। 2021 में आपने देखा मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया गया है। तो भारत सरकार जब भी कोई मंत्रालय बनाएगी, डिपार्टमेंट बनाएगी ना, तो ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां पर है? 1861 के काउंसिल एक्ट के अंदर। बात समझ आ रही है आप लोगों को? इसके बाद हम देखें, कहा गया कि जो गवर्नर जनरल का विधायी कार्य होगा, इसके लिए नए प्रांत निर्माण का तथा नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया। यानी कि
नए प्रांतों में या जो नवनिर्मित प्रांत हैं उनमें नए गवर्नरों को नियुक्त कौन करेगा यहाँ पर, जो आपका गवर्नर जनरल होगा या वायसराय होगा। हमने क्या कहा था, पद नाम दो अलग अलग हैं, व्यक्ति एक ही है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इनको पावर दे दिया गया कि आप ऐसा कर सकते हैं। या यहीं पर हम और बात करें तो कहा गया कि किसी भी प्रांत, किसी भी प्रेसिडेंसी या अन्य किसी क्षेत्र को विभाजित करने अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार भी किसको दिया गया, गवर्नर जनरल को। अब इसको आप अपने संविधान से जोड़िए। यदि वर्तमान संविधान की बात हम करें तो भारत में भारत के किसी भी राज्य को उसका नाम बदलने, उसका क्षेत्रफल बदलने या दो राज्यों को काट करके एक नया राज्य बनाने या एक राज्य के दो हिस्से करने, इन सब का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। याद रखिएगा, संसद के पास है, क्योंकि अब लोकतंत्र है, राष्ट्रपति के पास नहीं, संसद के पास है। और ये सब कुछ संसद कैसे कर सकती है, साधारण बहुमत से कर सकती है। तो ये चीजें आपको लिंक करनी पड़ेगी, कहां पर अंग्रेजी हुकूमत से वर्तमान संविधान डिफर कर रहा है और कहां पर वो सेम उसी पॉइंट को लेकर के आ रहा है। राइट, समझ आ रही बात आप लोगों को ना? कोई कंफ्यूजन हो प्लीज मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लास देखने के बाद। बिल्कुल आप यहां से टाइम नोट कर लिया करिए। जैसे आपको लगे कि कहां पर आपको कंफ्यूजन था, आप मुझे टाइम के साथ मैसेज भेजिएगा कि सर इस टाइम, पर्टिकुलर टाइम पर ये वाली लाइन हमें समझ में नहीं आ रही है या बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चन को रेक्टिफाई करूंगा, सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। शासन चलना शुरू हुआ। हमने आपसे कहा कि 1885 में कांग्रेस बनेगी और कांग्रेस लगातार बात करेगी कि हमें कानून बनाने का मौका दीजिए। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम आएगा 1892 में, और इस परिषद अधिनियम में अंग्रेज हमसे कहेंगे कि भाई इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत करेंगे। निर्वाचन पद्धति तो शुरू होगी लेकिन कैसी, इनडायरेक्ट इलेक्शन पद्धति, निर्वाचन पद्धति का शुरुआत होगा यहाँ पर। और प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों, नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल, इन सब के द्वारा नामित किए जाएंगे। जैसे आज भी आप देखते होंगे आपके राज्यों में कई बार चुनाव होते होंगे तो उसमें हर व्यक्ति वोट नहीं दे सकता है, केवल ग्राम प्रधान वोट देते होंगे या बीडीसी देते होंगे या नगर निगम के जो वार्ड मेंबर्स हैं वो वोट देते होंगे, या कई बार यूनिवर्सिटी के लोग देते हैं, कई बार ग्रेजुएट्स देते हैं। जैसे आप समझते हैं ना इन बातों को, इनडायरेक्ट इलेक्शन इसको कहते हैं हम लोग। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हो रही है और इसी के साथ एक पावर और दिया जा रहा है कि भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाएगा। बजट करने और प्रश्न पूछने का, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं देंगे और जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो भी पूछने का अधिकार नहीं देंगे। अब आप थोड़ा परेशान होंगे सर ये क्या है। ये था कि बजट पर वोट देने का मतलब था कि जब आप वोट देंगे तभी वो पास होगा, ऐसा नहीं था। आप समझ लीजिए कि हम यहाँ इतना पैसा खर्च करने जा रहे हैं, आप उस पर चर्चा भी कर लीजिए, लेकिन आपको वोट देने का राइट हम नहीं देंगे, ऐसा कहना था किसका, अंग्रेजों का। पहली बात। दूसरी बात ये कि यदि आप प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चन जिसे कहते हैं, तो वो राइट भी आपके पास नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा राइट देकर के लॉलीपॉप जैसा हमको आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कहानी हमने पीछे समझाई थी आपको। बंगाल विभाजन होता है, मुस्लिम लीग बनती है, 1909 का मार्लिमेंटो रिफॉर्म आता है। शानदार तरीके का सवाल। पहला ही सवाल बनता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसे आप लोग कहते हैं पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल किसके लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। एक बात का ध्यान रखना कि इन स्लाइड्स में हमने सभी चीजों को नहीं लिखा आपके लिए, जो मैं बोल रहा हूं और इसमें नहीं लिखा है वो आपको नोट करना होगा। प्लस क्लास देखने से पहले लूसेंट खत्म कर लीजिए। साथ साथ 3 चीजें आपको पढ़नी है, लूसेंट जीके पढ़ना है, घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ना है, मेरी क्लास देखनी है, और इसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर जो एमसीक्यू है उसको सॉल्व करना है, केवल यूपी पीसीएस वाला, प्रीलिम्स वाला। ठीक है। तो 1909 में क्या हुआ, ये जो बना था परिषद अधिनियम, ये सर अरुंडेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था। ठीक है। और इसमें क्या चेंजेस किए गए, इसमें चेंजेस ये किया गया कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी, हमने कहा ऑल इंडिया जो काउंसिल थी, केंद्रीय विधान परिषद, इसमें सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। ये फैक्ट याद होना चाहिए आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चूंकि ये बड़े प्रांत थे, कौन से, बंबई, मद्रास, बंगाल एवं उत्तर प्रदेश, इनमें सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 50 कर दी गई। ठीक है, इनमें सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 50 कर दी गई। अंग्रेज हमें समझाने में लगे थे कि हम आपके लिए बड़ा अच्छा कर रहे हैं, अंग्रेज हमें समझाने में लगे थे कि हम आपके लिए बड़ा अच्छा कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अच्छा करना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि वो अच्छा कर नहीं पा रहे थे। ठीक है ना, वो अच्छा कर नहीं पा रहे थे। कहानी यहां से आगे बढ़ती है, मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा कि कहानी में क्या चेंज आ रहा था। कहानी में चेंज ये आ रहा था कि 1900
1909 में आप मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ले आ करके मुसलमानों को आपने सेपरेट इलेक्टोरेट तो दे दिया। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में आपने क्या दे दिया भाई, आपने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। किसको? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। बट इसी आपके डिवीजन ने आग लगा दिया किसके मन में? महिलाओं के मन में, सिखों के मन में, क्रिश्चियंस के मन में कि हमें भी चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि सेपरेशन की फीलिंग बढ़ गई। जो आज पाकिस्तान है शायद ये 1909 के इस अधिनियम का परिणाम है। यदि ये ना आता तो शायद पाकिस्तान की मांग भी ना उठती। खैर, जो हो गया वो बदल नहीं सकते हैं। जीवन में कभी भी रिग्रेट मत करना अपने ऊपर। जब आपको लगे कि आपसे जीवन में गलतियां हो गई हैं तो डोंट वरी फॉर दैट। जो हो गया, उससे आप नहीं बदल सकते। वर्तमान में जियोगे तो भविष्य अच्छा कर पाओगे। यदि पास्ट की चिंता करोगे तो ना वर्तमान मिलेगा, ना भूत मिलेगा, ना भविष्य मिलेगा, टूट के बिखर जाओगे। इसलिए जो हो गया वो हो गया। हाँ, ये सच है कि आज कोई ऐसा काम ना करें जिसका परिणाम बुरा हो, इसलिए दूरगामी सोच रखना चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए आपके लिए। हालात ये था कि बात आगे बढ़ने लगी और महात्मा गांधी जी आ गए 1915 में आ गए। वो विश्व युद्ध शुरू हो गया। पीछे हमने आपको समझाया। स्थिति ये बन गई कि फाइनली 1909 में एक और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, माफ करेगा, 1909 में एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लेकर के आना पड़ा। कौन सा रिफॉर्म भाई? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पर हम आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था ये। इस रिफॉर्म में कहा गया कि देखिए ऐसा है कि हम कुछ काम करते हैं। काम ये करते हैं कि प्रोविंस, बेटा एक बात आप लोग और ध्यान रखना कि जब मैं बात करूं प्रोविंस की तो प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत, और जब मैं बात करूं स्टेट का या सेंटर का या यूनियन का तो सेंटर का मतलब होता है केंद्र। लेकिन एक और पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जो आपका वर्तमान संविधान प्रयोग किया जाएगा, इसमें जो शब्दावली प्रयोग करी जाएगी, वहां पर एक टर्म बार बार यूज होगा, स्टेट। तो जहां पर भी स्टेट टर्म यूज होगा उसका मतलब ये निकल करके आएगा कि जो लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कि वो केंद्र भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, राइट। स्टेट हम यूज करेंगे साधारण तरीके से। जब स्टेट कहेंगे कि द स्टेट शैल डू दिस, द स्टेट शैल नॉट डू दिस, तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की तरफ, लेकिन ये अप्लाई हो सकता है केंद्रों की तरफ, माफ करिएगा प्रोविंसेस की तरफ भी। तो ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रोविंस मतलब प्रांत होगा, जैसे यूपी, एमपी, उस समय यूपी नहीं था, यूनाइटेड प्रोविंस था। एमपी मतलब जो आज का एमपी वो सेंट्रल प्रोविंस था, इस टाइप से था। तो आपको ये बातें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब कहा यह गया कि ऐसा करो कि प्रांतों में डाई आर्की बनाओ, डाई आर्की। अब ये बात समझिएगा और सुनिए ना, यदि आपने तय किया है कि आपको 90 दिन में सिलेबस खत्म करना है तो पेशेंस लेवल आपको बहुत हाई होना चाहिए। धैर्य के साथ काम करेंगे। मैं खत्म कराने के लिए खड़ा हूं ना आपके सामने। दिन रात मैं अपनी नींद को त्याग दूंगा, लेकिन आप खत्म करने के लिए अपनी नींद को त्याग दीजिए। डाई आर्की, डाई आर्की। तो डाई आर्की जो है, डाई आर्की का मतलब होता है द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब है कि पहले विषयों को बांटा गया कि इन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और इन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। दो द्वैध शासन हो गया। जो विषय राज्य सरकार में आई ना, उनमें भी बंटवारा कर दिया गया। कुछ रिजर्व कर दिया गया और कुछ ट्रांसफर किया गया। जो रिजर्व कर दिया गया वो गवर्नर के पास राइट दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रांत में क्या कर दिया गया? डाईआरकी सिस्टम शुरू कर दिया गया। प्रांत में, प्रोविंसेस में डाईआरकी शुरू किया गया। ये बहुत अहम पॉइंट था और इसी के माध्यम से महिलाओं को और दूसरे लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट भी दे दिया गया और बढ़ावा मिल गया, ठीक है जी। बात समझ आ रही होगी आप लोगों को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कुछ खास हमारे हाथ में नहीं लगा। आगे बढ़ते हैं। विवाद बढ़ने लगा, असहयोग आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट, कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल, जिन्ना की 14 सूत्री मांगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, तीनों गोलमेज सम्मेलन, सब मिलाकर के क्या बनाया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अधिनियम बनाया गया और इस कॉम्प्रिहेंसिव अधिनियम को हम ऐसे समझेंगे कि जितनी भी लगभग मांग थी हमारी, उन सबको मिलाते हुए मर्ज करके चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या चेंजेस किए गए जरा देखिएगा यहाँ पर। सबसे पहले ये समझेंगे कि जो भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, इसमें भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसके अंदर भारतीयों को शामिल किया जा रहा है। और दो भारतीय कौन? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एरर हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर एरर हो रहा है और इस एरर को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। यहाँ पर जो लिखा गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होना चाहिए, 1919 होना चाहिए, ठीक है जी। 1919 होना चाहिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। बता रहे हैं ये फीचर्स जो है 1919 के ही हैं,
बट यहाँ पर स्लाइड्स जो लग गई हैं वो 1935 गलती से टाइप हो गया है, इसको दिल पे नहीं लेना है, आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है। 1919 में ही कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको समझाता हूँ। क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए अभी तक आप यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं ना कि 1919 के अधिनियम में हम कैसे पहुंचे थे। 1919 के अधिनियम में हम पहुंच तो गए, लेकिन अब हम यही तो चाह रहे थे कि हमें वायसराय और गवर्नर जनरल के अंदर क्या मिले, एंट्री मिले कि हम अपना निर्णय लेंगे। तो एंट्री इन्होंने देना शुरू किया। सबसे पहले क्या, सबसे पहले दो व्यक्तियों का नाम आप याद रखेंगे। कौन से व्यक्ति दो, एक केसी गुप्ता और एक सैयद हुसैन बेलग्रामी। ये दो ऐसे पहले व्यक्ति थे जो इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किए गए। और साथ में हमने कहा कि वायसराय की कार्यकारिणी में एक विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया किसको, एमपी सिन्हा को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। 1919 का भारत शासन अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि यदि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन कहीं पर हो भी जाए तो तुरंत डिसीजन में नहीं आना चाहिए कि यहां पर ये गलत हो गया और यहां पर ये सही हो गया। कंफ्यूजन का मतलब है कि सही या गलत आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, 1919 से आगे बढ़ते हैं। और क्या बात कही जा रही है, ये टाइटल थोड़ी सी गलत हो गई। मैंने आपसे कहा है ना कि यहाँ पर 1919 चलेगा, जब तक मैं आप लोगों को कहूं नहीं कि यहाँ पर 1935 हो गया तब तक आप इसे 1919 यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक हो। भारतीयों को संसदीय शासन व्यवस्था का परिचय इन्हीं सुधारों से प्राप्त हुआ, यानी कि इन्हीं सुधारों का मतलब रिफॉर्म, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था। संसदीय शासन की संस्थाओं को स्थापित करने के पश्चात उत्तरदायी शासन की स्थापना को रोकना, राइट। उत्तरदायी शासन का मतलब क्या होता है, उत्तरदायी शासन का मतलब होता है अकाउंटेबल गवर्नेंस, जिसके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी हो, जवाबदेही हो। जैसे आज के डेट में आप पढ़ेंगे कि जो मंत्री परिषद होती है, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, मोदी जी, ये किसके प्रति जिम्मेदार है, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑलवेज अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा, हमारे आपके प्रति जिम्मेदार हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा, मंत्रालय को जवाब देना पड़ता है। तो इन सब चीजों का परिचय हमें इन सुधारों से होने लगा, इन सुधारों से हमें होने लगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कहां पर, अब हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम था। यहां से हम शुरू करेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम की तरफ। और ये आपके लिए सारे ही महत्वपूर्ण पॉइंट हमने उठाए हैं, सारे ही महत्वपूर्ण पॉइंट हमने यहां पर उठाए हैं, राइट। यहां तक कोई भी समस्या हुई हो तो पहले आप वीडियो को यहीं रोक दीजिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि समस्या लेकर के आगे नहीं बढ़ना है। यदि आपके जीवन में समस्या होगी तब भी मुश्किलें बढ़ेंगी, और यदि वीडियो और कॉन्सेप्ट में समस्या होगी तब भी मुश्किलें बढ़ेंगी, ठीक है। तो लाइव या वीडियो कुछ भी हो, मैंने कहा कि कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। पढ़ते हैं आगे हम लोग। थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि समझने का, जहां तक हो पाएगा मैं बेहतर कोशिश करूंगा। बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं कि वीडियो की लेंथ बढ़े तो उससे परेशान नहीं होना, आप 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट में देखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने कहा कि 1935 में भारत शासन अधिनियम पर हम पहुंच गए। यही वो अधिनियम है जहां से संविधान को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। क्या फीचर्स हैं इसके समझिएगा, हिंदी और इंग्लिश से परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आपके सामने बातें रखी गई हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं कि कहा गया कि केंद्र में, सेंटर में डाईआरकी शुरू की जाएगी, सेंटर में डाईआरकी शुरू की जाएगी और प्रोविंस में डाईआरकी समाप्त की जाएगी। पीछे मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि डाईआरकी क्या होती है, प्रोविंस में डाईआरकी समाप्त की जाएगी। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है कि प्रांतों में भी बाई कैमरलिज्म शुरू किया जाएगा, बाई कैमरलिज्म शुरू किया जाएगा। अब बाई कैमरलिज्म क्या होता है, देखिए बाई कैमरलिज्म होता है द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब कि उच्च सदन, अपर हाउस और लोअर हाउस, यहां पर शुरू किया जाएगा प्रांतों में, और प्रांतों से डाईआरकी समाप्त की जाएगी और सेंटर में डाईआरकी शुरू की जाएगी। द्वैध शासन सेंटर में शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही साथ कहा गया कि इस एक्ट ने पावर को, यानी कि शक्तियों को राज्यों और केंद्र के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे, एक फेडरल लिस्ट बनाया। फेडरल लिस्ट मतलब ऑल इंडिया फेडरेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। फेडरलिज्म की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे। फेडरलिज्म का मतलब ही यही होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा होगा, ठीक है। यदि पूरा तरीके से क्लियर बंट जाएगा तो कंप्लीटली फेडरल कहलाएगा। यदि थोड़ा सा पावर दोनों का कॉमन होगा और कभी कभी केंद्र के पास ज्यादा पावर और राज्यों के पास कम होगा तो कहेंगे कि क्वासी फेडरल। जैसे इंडिया क्या है, क्वासी फेडरल है, ठीक है। तो फेडरल लिस्ट बनाई गई, प्रोविंशियल लिस्ट बनाई गई और कंकरेंट लिस्ट बनाई गई, यानी कि 3 सूचियां बनाई गई शक्तियों के लिए, एक केंद्र के पास, एक राज्य के पास, प्रांतों के पास, और एक दोनों के पास समवर्ती सूची। इसके अलावा कहा गया कि जो विषय बच जाएंगे रेजिड्यूरी पावर उनको कहेंगे और वो वायसराय के अंदर होंगे। इसके बाद क्या कहा गया, इसके बाद कहा गया कि रेजिड्यूरी पावर तो बेस्ट होंगे वायसराय में। साथ ही साथ हमने कहा कि केंद्र में डायरकी अडॉप्ट कर ली गई, राज्यों से डायरकी समाप्त कर दी गई,
ठीक है। और इसके बाद कहा गया आपसे कि ये जो एक्ट होगा ये काउंसिल ऑफ इंडिया को रिमूव करेगा, जिसे 1858 के एक्ट द्वारा बनाया गया था। इसके साथ ही साथ आपको पहले भी बता दें कि यंग हिल्टन कमीशन बना था 1926 में। यंग हिल्टन कमीशन की रिपोर्ट थी कि भारत में एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता है और वो बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। इसके लिए 1934 में आरबीआई एक्ट पारित कर दिया गया और आरबीआई एक्ट के माध्यम से आरबीआई की स्थापना कर दी गई। साथ में एक बार आप देखेंगे कि एक फेडरल कोर्ट बनाया जाएगा। कौन सा कोर्ट? फेडरल कोर्ट। साथियों कंफ्यूज मत होना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता में, लेकिन यहां पर 1935 के भारत शासन अधिनियम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या बनाया जाएगा? फेडरल कोर्ट बनाया जाएगा। फेडरल कोर्ट का मतलब आप में से कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं कंफर्म कर दूं। फेडरल कोर्ट, जो फेडरल कोर्ट, फेडरलिज्म का मतलब समझ में आ गया ना कि केंद्र और राज्य के बीच में जो बंटवारा है, तो फेडरल कोर्ट में जो केंद्र और राज्य के बीच में विवाद होंगे ऐसे मामलों को हल किया जाएगा और ये बनाया जाएगा 1937 में फेडरल कोर्ट। और इसके पहले जज होंगे मॉरिस ग्वेर करके, मॉरिस ग्वेर। तो मॉरिस ग्वेर इसके पहले क्या होंगे? जज होंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद आप देखेंगे इस एक्ट ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को यानी प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ा दिया। प्रांतों को ज्यादा पावर दी गई, स्वायत्त किया गया। और हमने कहा कि डायरकी समाप्त कर दिया गया। पहले हमने कंफर्म कर दिया आपको, प्रांतों में डायरकी कब लाए थे? 1919 में लाए थे, समाप्त कर दिया। इसके साथ साथ इस एक्ट ने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को डेवलप किया, प्रोविंसेस के अंदर एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। साथ ही साथ हमने कहा कि यहां पर अभी आगे आप देखेंगे कि कांग्रेस का चुनाव होगा आगे, तो मंत्रिमंडल जो होगी वो हमेशा जो लेजिस्लेचर होगा उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल बना दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? यहां पर हमने कहा कि केंद्र में बाई कैमरलिज्म, हमने आपको पहले ही समझा दिया, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई एक प्रकार कोई भी 1% का कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पर 6 राज्यों में हमने कहा आपसे, 6 राज्यों में बाई कैमरलिज्म की व्यवस्था बनाई गई। 6 बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है उच्च सदन और निम्न सदन, तो 2 बना दिया गया। जैसे यूपी है, यूपी के अंदर क्या है? एक आपका विधान परिषद है और एक विधान सभा है। तो विधान परिषद को आप कहते हैं उच्च सदन, विधानसभा को आप कहते हैं कि ये लोअर हाउस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हिंदुस्तान में 6 राज्यों के पास है विधान परिषद। ठीक है ना, यूपी है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, याद रखिएगा। राइट, इसके बाद हमने क्या कहा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे आप देखेंगे कि भारत के अंदर व्यवस्था है कि ऐसा भी हो सकता है कि 2 राज्यों के लिए एक कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे आप पढ़ते हैं यूपीपीएससी का आप तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीपीएससी क्या है? उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो ये जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसे आप पीसीएस कहते हैं, यही तो है पीसीएस। तो जो आपका प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज या पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्सेप्ट है, ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से निकल करके आ रहा है, क्योंकि हमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए था। ये बात हमने 1935 में तय कर दी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। यह जो अधिनियम बना हुआ 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ देश में और 26 जनवरी 1950 तक चलेगा। लेकिन इसी के जस्ट बाद 1937 में प्रांतों में, प्रोविंसेस में चुनाव हुए, और जब प्रोविंसेस में चुनाव हुए तो कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिली, बहुत बड़ी जीत मिली कांग्रेस को। और इस जीत ने कांग्रेस को, जरा ध्यान से समझिएगा, 1937 की कांग्रेस चुनाव की जीत ने कांग्रेस को कई जगहों पर सरकार बनाने का मौका दिया। देख सकते हैं, हमने आपकी सुविधा के लिए फैक्ट लिस्ट आपके पास लगा रखी है। 1937 का जो चुनाव हुआ, ध्यान समझिएगा, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज हुई। प्रांत थे टोटल 11। कौन कौन से प्रांत? मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत था। बरार का मतलब था जो आज का मध्य प्रदेश वाला रीजन है, सेंट्रल प्रोविंस वाला, थोड़ा सा नीचे तक। बिहार था। संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश था। उड़ीसा था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत सिंध वाला रीजन था अलग। असम था, पंजाब था और बंगाल था। ये आपके टोटल प्रांत थे 11। इनमें आप देख सकते हैं कहां कहां पर मुख्यमंत्री, यहां पर कांग्रेस दल आपको दिखाई दे रहा है। सी राजगोपालाचारी मद्रास, बीजी खेर बंबई, एनबी खरे। यहां पर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये कांग्रेस के लोग हैं। ठीक है जी। इसके बाद कांग्रेस क्या कर रही है? मिली जुली सरकार बना रही है। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें आपको ये ध्यान में देखना है कि कांग्रेस ने तो मिली जुली सरकार बना लिया और 6 राज्यों में आप देख रहे हैं यहाँ पर मेजोरिटी भी है, लेकिन मुस्लिम लीग को पूरी तरीके से मेजोरिटी में कहीं भी पावर नहीं मिली, ये आपको समझना पड़ेगा। और जब इतने बड़े स्तर पर कोई पार्टी सरकार बनाएगी तो अपने आप में सरकार महसूस भी करेगी। 1939 में जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कांग्रेस ने तुरंत मंत्रिमंडल वगैरह से इस्तीफा देकर के कहा कि अब हम अपना पूरा शासन ही चला रहे हैं, हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। और 1940 में क्या हुआ? अगस्त प्रस्ताव आया, उन्होंने हमें ऑफर दिया, वही डोमिनियन स्टेटस वाली बात। हमने कहा हमें नहीं चाहिए, आप जाओ यहाँ से, हम अपना देख लेंगे। जिन्ना ने कहा हमें पाकिस्तान चाहिए, फिर बात नहीं बनी। क्रिप्स मिशन उन्होंने भेजा,
हमने कहा कि भाई क्रिप्स मिशन में हमारा क्या फायदा है? तो उन्होंने कहा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा, एक इलेक्टेड बॉडी आएगी भारत में और वो क्या करेगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फ्रेम बनाएगी। हमने कहा ये तो लॉलीपॉप है, बहुत दिनों से आप यही कह रहे हो, भरोसा क्या है? इसी के बाद हमने डू और डाई की बात कर दी, भारत छोड़ो आंदोलन की। ठीक है, कुछ खास हम इस पर अग्री नहीं थे, हमने रिजेक्ट कर दिया, हमें चाहिए नहीं था, हमें क्रिप्स मिशन में कुछ भी नहीं चाहिए था। समझ रहे हैं आप लोग? वेवेल प्लान आया 45 में, 45 का वेवेल प्लान भी यही घुमा फिरा के बात कर रहा था, इसका भी कोई खास मतलब हमारे लिए नहीं था। शिमला समझौता आया, इसमें भी कुछ खास बात बनी नहीं जो हमें बननी चाहिए थी। सीआर फार्मूला भी आया था, वो भी नहीं समझा पाया। अंततः क्या हुआ? कैबिनेट मिशन आया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैबिनेट मिशन आया। कहा गया है कि द इंडियन स्टेट्स एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस वुड कंबाइन टू फॉर्म द यूनियन ऑफ इंडिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट मी टेल यू समथिंग, कि जब हम आपको पहला आर्टिकल पढ़ाएंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे भारतीय संविधान में, कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो भारत जो होगा इसमें क्या करेंगे कि जो प्रिंसिपली स्टेट्स हैं उनको, हालांकि इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंडियन स्टेट्स की बात करी जा रही है, उनके सामने प्रिंसिपली स्टेट्स के सामने तो ये भी ऑफर था कि आप चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं। इंडियन स्टेट्स एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस वुड कंबाइन एंड फॉर्म अ यूनियन ऑफ इंडिया। तो जो यूनियन ऑफ इंडिया आप देख रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है? कैबिनेट मिशन से। साथ में अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी एस्टैब्लिश्ड कंसिस्टिंग ऑफ 389 मेंबर्स। बाद में पार्टीशन हो जाएगा, नंबर ऑफ मेंबर अलग हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत ऐसे हो रही है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया कि आप संविधान सभा तो बनाएंगे, साथ ही में 14th मेंबर ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टी, 14 अलग बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के सदस्यों को लेकर के आप एक अंतरिम सरकार बनाएंगे। जब तक आपका संविधान बन नहीं जाता है तब तक आप अंतरिम सरकार बना करके देश को चलाएंगे। ये सब बातें कैबिनेट मिशन में की जा रही हैं। ठीक है जी। कहा जा रहा है कि अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी वुड बी फॉर्म नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आप सिर्फ ये ना समझो कि वो एक बॉडी थी, वो इतनी बड़ी बॉडी थी कि वही रिप्रेजेंट कर रही थी सब कुछ, और जिस दिन संविधान लागू होगा उसी दिन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही संसद कहलाएगी, पार्लियामेंट कहलाएगी वो। ठीक है, बहुत बड़ी चीज थी। तो यहां पर इस तरीके से देश चलेगा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब तय करेगी कि देश में क्या हो रहा है, कैसे होगा। हमने कहा कि 14 अलग अलग पार्टियों से सरकार बनेगी, अंतरिम मंत्रिमंडल बनेगा। इस पर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन क्या क्या करेगा। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो होंगे वो कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रसारण देखेंगे। जॉन मथाई जो होंगे उद्योग तथा आपूर्ति देखेंगे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा देखेंगे, कई बार सवाल पूछा गया है। सी राजगोपालाचारी शिक्षा देखेंगे। सी एस भाभा कार्य, खान तथा बंदरगाह देखेंगे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि देखेंगे। अरुणा आसफ अली रेलवे एवं परिवहन देखेंगे। जगजीवन राम, कई बार सवाल पूछा गया, श्रम। लियाकत अली खान वित्त यानी कि फिनांस। आई चंडीगढ़ वाणिज्य। आपसे कहा गया अब्दुल रब निस्तार, ये संचार देखेंगे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि देखेंगे। और इसके बाद गजानफर अली खान स्वास्थ्य देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपको मंत्रिमंडल की लिस्ट दी गई और इसी के साथ साथ अंतरिम सरकार बन गई। अंतरिम सरकार काम करने लगी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम आ गया, जिसकी बड़ी बेसब्री से हिंदुस्तान को इंतजार था। हिंदुस्तान अपना स्वतंत्र होकर के काम करना चाहता था और हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए थी। आज वो दिन आ गया था जब कहा गया कि इट वॉज बेस्ड ऑन द फेमस माउंट बेटन 3 जून प्लान 1947। 2 क्वेश्चन बना कि 3 जून प्लान क्या था, माउंट बेटन प्लान क्या था। द एक्ट रिलीव्ड द एसेंट ऑफ द क्राउन ऑन 18th जुलाई 1947 एंड बिकेम इफेक्टिव ऑन 15th अगस्त 1947। कहा गया कि 18 जुलाई 1947 को जो मिला हमें एक्ट, ये एक्ट 15 अगस्त 1947 से लागू होगा। और इसी अधिनियम के साथ कहा गया कि भारत को 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, ध्यान दीजिएगा, भारत को 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन में बांट दिया गया, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। और साथियों इस प्रकार से इंडिया और पाकिस्तान 2 डोमिनियन बन गए। बंगाल यानी कि जो पूर्वी बंगाल है आपका, और जो पश्चिमी पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान वाला रीजन है नॉर्थ वेस्ट में, वहां पर जो बाउंड्री कमेटी बनाई गई सर रेडक्लिफ के चेयरमैनशिप में, उस रेडक्लिफ कमेटी ने लाइनें खींची कि इसके इधर पाकिस्तान होगा और इसके इधर हिंदुस्तान होगा। ये लाइनें पूरब में भी खींची गई, पश्चिम में भी खींची गई, लेकिन वक्त के हालात से आगे आप देखेंगे कि पूर्वी पाकिस्तान बदल करके आज बांग्लादेश हो चुका है। इसके पीछे कहानी पूरी है, कभी बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ते समय, लेकिन इस तरीके से बात हुई और आपका पूरा का पूरा हमने डिस्कस कर दिया कि क्या हुआ। संविधान सभा बन गया। अब हम सीधे आपको समझाते हैं कि जो संविधान सभा बना था उसमें क्या हो रहा था।
तो संविधान सभा के बारे में कुछ पहले बेसिक बातें करेंगे और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि कैसे संविधान सभा अपना काम कर रही थी। ठीक है, संविधान सभा अपना काम कैसे कर रही थी, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। आइए तो आपको समझाते हैं कि संविधान सभा कैसे काम कर रही थी, यहां से आप देखें। ठीक है, संविधान सभा बनी, संविधान सभा जब बनी तो हमने आपको बताया कि कुल उसमें 389 सदस्य थे। ब्रिटिश प्रांतों से 292 थे, देसी रियासतों से 93 थे और कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 थे। यदि हम अलग अलग वर्गों की बात करें तो महिला सदस्य इसमें 15 थी, अनुसूचित जाति के लोग 26 थे, अनुसूचित जनजाति के लोग कितने थे, 33 थे। साथ ही साथ हम बात करें संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या, तो सामान्य कैटेगरी से 213 थे, मुस्लिम 79 थे और सिख 4 थे। राइट, यदि हम चुनावों की बात करें, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि संविधान सभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे, ये सब इनडायरेक्ट इलेक्शन से लोग आए हुए थे। कांग्रेस से 208, मुस्लिम लीग से 73 और निर्दल से 8, ये पूरी क्राइटेरिया थी। यदि हम आगे बात करें तो हमने आपको बताया कि जो संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे, इसमें कौन कौन से लोग थे, मैं नाम बस आपको पढ़ देता हूं, इसमें याद अभी कुछ नहीं रखना है, बस मोटे तौर पर ध्यान देना है कि ये लोग भी थे। कई बार नाम आपके सामने आता है कि इनमें से कौन सदस्य नहीं थे। प्रमुख सदस्यों का नाम याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, गोपाल स्वामी अयंगर, गोविंद वल्लभ पंत, अब्दुल गफ्फार खान, पुरुषोत्तम दास टंडन, के.एम. मुंशी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जे.बी. कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी, हृदयनाथ कुंजरू, के.टी. शाह, डॉक्टर जयशंकर, टेकचंद बख्शी, कृष्णमाचारी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, मसानी, एस.एच. गौड़, एस. फिरोज खान, नूर सुहरावर्दी, ख्वाजा नजीमुद्दीन, लियाकत अली खान, जफर उल्लाह खान, बी.एल. मित्रा, डी.पी. खेतान, मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधवन राव, इन लोगों का नाम आपको बस एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ना है, याद नहीं करना है। जब आएगा आपके सामने कि कौन मेंबर नहीं था तो आप समझ जाएंगे और इतने डेप्थ में जाके फैक्ट आपसे पूछेंगे नहीं। ठीक है, हाँ, महिलाओं का नाम जरूर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है सीरियसली, क्योंकि इस पर सवाल आता है कि महिलाएं कौन नहीं थी और कहां से थी, वो भी थोड़ा था, खास करके यूपी वाले पर आप फोकस रखिएगा, यूपी के अंदर सवाल बनेगा। सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, राइट, और साथ में देख रहे हैं कि बेगम एजाइल रसूल, ये यहां तक आपको यूपी दिखाई दे रहा है। राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत से थी, सरोजनी नायडू बहुत इंपॉर्टेंट नेम बिहार, हंसा मेहता मुंबई, राइट, जी दुर्गाबाई मद्रास, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको ये पूरी ई बुक के फॉर्म में दे दूंगा, आप इसको 1, 2, 3 बार 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा, इसमें हमारे पढ़ाने वाली जैसी कोई चीज हमें नजर नहीं आ रही है। ठीक है, स्वतंत्रता पश्चात जो बनी थी अंतरिम सरकार, उसमें हमने आपको बता दिया। यदि आप देखेंगे यहाँ पर तो कौन कौन सा किसको मंत्रालय दिया गया था, हमने आपको ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। लेकिन जो हमने आपको ऑलरेडी बताया है वो क्या था, स्वतंत्रता अंतरिम सरकार थी। ठीक है, स्वतंत्रता पश्चात जैसे जो कैबिनेट कमेटी बनी थी, जो कैबिनेट कमीशन आई थी, जहां से उसने संविधान का बात किया कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, उसके साथ ही साथ हमने ये अंतरिम सरकार बनाई थी। तो स्वतंत्रता के बाद हमने ये मंत्रालय यहाँ पर दे दिए, हम अगेन ये पीडीएफ आपको देंगे, आप इसमें आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, प्रारूप समिति पर सवाल पूछता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के मेंबर कौन कौन थे, तो आप जानते हैं यहाँ पर पूरी लिस्ट लगी हुई है, अगेन ये आपको रटना पड़ेगा। चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, 2 लोग परिवर्तन में थे, वहां पर यहाँ लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं किसके बाद कौन था, हम आपको ये दे देंगे। जैसे बी.एल. मित्रा के बारे में कहा जा रहा है कि थोड़े समय बाद हट गया और इनके स्थान पर कौन है भाई, एन. माधव राव आए, और डी.पी. खेतान, इनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण ही कौन आ गया, टी. कृष्णमाचारी सदस्य बन गए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना जहां पर कोई परिवर्तन किया गया है। ठीक है, आफ्टर दैट संविधान सभा बनाई गई, संविधान सभा। और देखिए संविधान को एक व्यक्ति नहीं बना सकता था ना, संविधान को कई सारा ग्रुप मिलकर के बनाएगा। तो यहाँ पर क्या बनाया गया, ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई, राइट, ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई, और ड्राफ्ट कमेटी के साथ साथ यहाँ पर जो संघ संविधान समिति है वो बनाई गई, राइट, संघ संविधान समिति, मूल अधिकार समिति बनाई गई। अच्छा, ये सब जो यहाँ पर लिखा गया है बताया गया आपको कि ये आईएएस और यूपीपीसीएस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, काफी महत्वपूर्ण है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से ये कमेटी बनाई गई थी और ये इनके अध्यक्ष थे, फाइन, ये इनके अध्यक्ष थे। इसके बाद अगेन वही चीज आपके सामने कॉमन है, ये आपको लुसेंट में भी मिल जाएगा, किसी भी बुक में मिल जाएगा, आपको घटना चक्र में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। यदि मैं नहीं भी पढ़ाऊं तब भी आपको इसे याद करना पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको पूरा समझाया है, लेकिन क्वेश्चन इसी में से आएंगे, इसलिए आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी खूब अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 3 स्लाइड्स पर वही सारी बातें कि कौन मेंबर था, राइट। चौथी स्लाइड आप देख सकते हैं, हम आपको पूरा दे देंगे। तो यदि यहाँ तक हम कंक्लूड करें बात को, अपनी पूरी बात को कंक्लूड करें, तो क्या क्या आप समझ पाए कि संविधान सभा कैसे बनी, उसमें कितने मेंबर थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन से लोग आए थे, सब बातें हमने आपको समझा दिया है। अब संविधान का सोर्स क्या है, संविधान को हमने कहां से लिया, एक बात ये, दूसरी बात ये कि संविधान को हमने कैसे
तैयार किया। संविधान सभा का जो डिस्कशन चल रहा था, वो पूरे डिस्कशन की प्रक्रिया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, प्रस्तावना और संविधान हमारा कैसा बन के तैयार हुआ, यानी कि फीचर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल है, ये सारी बातें हम आपको अगले लेक्चर में समझा रहे हैं। बस मुझे ये एक बात बता दीजिएगा आप लोग कमेंट करके कि जो हमने आपको ये पूरी टाइमलाइन पढ़ाई है, पूरी हिस्ट्री पढ़ाई है, इतिहास के अंदर हमने समझने की कोशिश की है कि कैसे हमने संविधान को बनाया, ये आप लोगों को समझ में आया या इसमें कोई कंफ्यूजन है। लास्ट स्लाइड पर जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आराम से आप लूसेंट उठा लीजिए, घटना चक्र उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए। जो मैंने समझाया है बस वही आपके लिए महत्वपूर्ण है कि फैक्ट पढ़ने में आपका मन लगने लगे। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। और एक आप लोगों से हमारी अपील भी है कि यदि आप लोगों को मेरी क्लासेस समझ में आ रही हैं तो कृपया अपने उन तमाम दोस्तों तक इस अमृत बैच को पहुंचाइए, जो अमृत बैच आपके लिए लगातार कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है और आपकी सफलता को एश्योर कर रहा है। ठीक है। और इसके अलावा फ्री क्लासेस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक अपने दोस्तों को शेयर करिए। जितने भी एमसीक्यू प्रैक्टिस हम लोग करेंगे इस चैनल पे करेंगे, जीएस फोरम ऑफिशियल पर। आराम से सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत दीजिए इस वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।